बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस सेशन में, जहाँ पर जितने भी पिछले 10 साल में 10 साल क्या उससे ज़्यादा 12 साल एक्चुअली 2013 से लेकर 2025 तक जितने एथिक्स के हमारे सवाल आए ना, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दैट दिस विल बी अ मास्टर सेशन। आप इसको अपने पास हमेशा सेव करके रखना। उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं, बट ओवरऑल कैसे क्वेश्चंस में इवोल्यूशन हुआ है विथ टाइम, कैसे चेंज आया है हमारे क्वेश्चंस में, हम ये भी देख रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, हम टॉपिक और सब टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ एथिक्स में आपके जो सोर्सेस थे उनसे कितने क्वेश्चंस आए, क्या एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ से करने हैं, कैसे फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आई एम वीनस अवतानी। हेलो एवरीवन। आपको अगर मेरे बारे में जानना हो, ये नाम आप टाइप कर लेना गूगल पे, वीनस अवतानी यूपीएससी करके, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि पब्लिक डिस्क्लोजर वाली मेरी मार्कशीट भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने इंटरव्यू दे रखा है 2020 की एग्ज़ाम का, और मेरे 939 स्कोर आए थे। एथिक्स वगैरह पे देख लेना। मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और बहुत सारे आप मुझसे जुड़े हुए भी रहोगे। और अगर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरा एनालिसिस है, ये हम यहाँ पर अगर ये चाहिए, या फिर डेली करंट अफेयर्स को कैसे मेंस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको ऐसा कोई सोर्स चाहिए जैसे कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े करंट अफेयर्स के, और तब भी जब भी आप कोई टॉपिक सर्च करना चाहो, जैसे हेल्थ सर्च करना चाहो, एजुकेशन सर्च करना चाहो, या पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़ सर्च करना चाहो, तो आप बस एक सिंपल सर्च से, टैग्स की हेल्प से, यहाँ पर सारे के सारे उस साल जितने भी हेल्थ में न्यूज़ थी, जितने भी एडिटोरियल्स आए, आर्टिकल्स आए, वो सारे आपको मिल जाए। अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है मेरे, PSIR प्लस यूपीएससी विद वीनस मैम, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और ये सब भी मिल जाएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का, जिसमें सब टॉपिक्स हैं एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ा क्या जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि बदलाव कैसे हुआ है, और बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो देखो एथिक्स में राइट और रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स पढ़े जाते हैं, राइट, कि सोसाइटल स्टैंडर्ड्स क्या हैं राइट और रॉन्ग के, ये आप पढ़ते हो। अब इसके साथ साथ इस टॉपिक में आप वैल्यूज़ पढ़ते हो, लॉज पढ़ते हो, ये सब क्या होता है ये पढ़ते हो, इनका एथिक्स के साथ क्या डिफ्रेंसिएशन होता है वो पढ़ते हो, एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हो, यानी कि एथिक्स कौन डिटरमाइन करता है, भाई साहब आपके पेरेंट्स डिटरमाइन करते हैं, फैमिली डिटरमाइन करती है, सोसाइटी डिटरमाइन करती है, स्कूल डिटरमाइन करता है ना, ये सब पढ़ते हो। आपके जिस जिस सोसाइटी में आप रहते हो बेसिकली सारे वो फैक्टर्स फ्रेंड्स डिटरमाइन करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स इन ह्यूमन एक्ट। देखिए ह्यूमन एक्शंस वो एक्शंस होती हैं जो कि इनवॉलेंटरी होती है ना, जो कि वॉलेंटरी होती है, मतलब ऐसा नहीं है सांस लेने जैसा नहीं है। सांस लेना तो इनवॉलेंटरी, आपका दिमाग अपने आप मतलब उसके लिए सिग्नल दे देता है और आप सांस ले लेते हो। बट बहुत सारी ह्यूमन एक्शंस हैं जो कि वॉलेंटरी हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी को सच बोल रहे हो, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या हैं, और एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस। देखिए एथिक्स का प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है, दोनों में ही, और दोनों के एथिक्स अलग भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ प्लस डिफरेंसेस, कैसे प्राइवेट पब्लिक को इम्पैक्ट करता है, कैसे पब्लिक प्राइवेट को इम्पैक्ट करता है, कैसे ये सेपरेट होना कभी कभी सही होता है, कैसे इन दोनों का यहाँ पर कोई इंटर रिलेशन है और इंटर रिलेशन कभी कभी सही होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसको हम ध्यान से देखेंगे पूरा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है, मतलब टॉपिक्स ही आज पूरा ट्रेंड एनालिसिस ही ढंग से करेंगे। तो आप देखो 2013 में, और उस टाइम पर 2013 में आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, यहाँ देखिए आप ध्यान से। तो पहले पूछ रहा है वैल्यूज़ और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और प्रोफेशनली कंपिटेंट होने के साथ साथ एथिकली कंपिटेंट होना कितना ज़रूरी है, इन वॉट वे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकली कंपिटेंट अलॉन्ग विथ प्रोफेशनली कंपिटेंट। और इसके साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि वैल्यूज़ टाइम के साथ या तो चेंज होती रहती हैं या परमानेंट है ना, आपको क्या लगता है। यानी सिंपल सवाल है, देखो डिफरेंशिएशन के सवाल है। यहाँ भी देख लो डिओंटोलॉजिकल थ्योरी एंड्स वर्सेस मीन्स पर एक बहुत सिंपल सवाल पूछा है ना, कि ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड, ये डिओंटोलॉजिकल थ्योरी में आता है। इमैनुअल कांट, जिन्होंने मक्कारी नहीं की होगी उनको पता होगा ऑब्वियसली, बार बार आपने रिवाइज किया होगा, थोड़ा बहुत गांधी जी का भी इससे कनेक्शन है डिओंटोलॉजिकल थ्योरी से, है ना। गांधी जी भी मीन्स वर्सेस एंड में मीन्स पे डिपेंड बिलीव करते थे, ना कि एंड में। तो इसका सिग्निफिकेंस बताना है और इसका इम्प्लीकेशन बताना है मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में, यहाँ तक भी ठीक है, देखो, है ना। इनफैक्ट ये वाला सवाल भी मैं आई वुड कैटेगराइज इट एज बेसिक ओनली, क्यों,
लॉ एंड एथिक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स पूछे हैं, इजीली मैनेजेबल है। एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते टाइम, ये आप आंसर करते टाइम आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने कम रिवाइज किया है, वो बच्चे जिन्होंने 3-4 बार से कम रिवाइज करके गए हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, बट देन अगेन इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि एथिकल मैनेजमेंट एथिक्स सिंपली आप पढ़ते हो, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में भी आप एग्जाम्पल्स के साथ आराम से जस्टिफाई कर सकते हो और आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ तक भी ठीक है। इनफैक्ट ये वाला सवाल आप देखो, इसमें यहाँ पर एथिक्स को अप्लाई कर दिया। अब आप देखना धीरे धीरे अप्लाइड नेचर के जो क्वेश्चन हैं वो बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी। जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंटल एथिक्स पूछ रहे हैं। देखिए इन्वायरमेंटल एथिक्स जो भी पढ़ता है उसको पता होगा, इन्वायरमेंटल एथिक्स को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक डीप इकोलॉजी, एक शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी यानी यूटिलिटेरियन टर्म्स में हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, और डीप इकोलॉजी में हम थोड़ा सा डिओन्टोलॉजिकल सेंस में इन्वायरमेंट को देखते हैं, इन्वायरमेंट को एज एन एंड इटसेल्फ देखते हैं डीप इकोलॉजी में, और यूटिलिटेरियन सेंस में इन्वायरमेंट को एज अ मीन्स देखते हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो इंसान अच्छा होगा, और डीप वाले में इन्वायरमेंट अपने आप में अच्छा होना चाहिए चाहे इंसान अच्छा होना। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछा है, तो इंपॉर्टेंस आप बता दोगे आराम से। एंड नॉट जस्ट दैट, किसी भी इन्वायरमेंटल इशू को इन्वायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन्वायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तब बता पाओगे जब आपको इन्वायरमेंटल एथिक्स पता होगा, राइट। लेकिन बाकी की सारी वो जो आपकी सारी कला है ना, वो आंसर राइटिंग की है और फ्रेमवर्क्स की है। फ्रेमवर्क्स मैं आपको डिस्कस करूँगी, लास्ट तक आते आते बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एथिक्स के मुझे पता है वो डिस्कस हो जाएंगे। बट हाँ, ये आप देखो थोड़ा सा जो नेचर है ना सवालों का, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर अप्लाइड नेचर का होता जा रहा है, राइट। जैसे लॉ एंड एथिक्स में पहले वो डिफरेंस पूछते थे, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं कि लॉ एंड एथिक्स कैसे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। यहाँ तक भी ठीक है ना। इनफैक्ट ये वाला सवाल भी ठीक कहूँगी मैं, एथिक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। अरे इजीली बता सकते हो कैसे सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, इंसान सेटिस्फाई रहेगा, उसकी कॉन्शियस उसकी इंट्यूशन के हिसाब से वो काम करेगा, एथिक्स उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसको हेल्प करता है ना। साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होंगे, सोसाइटल हार्मनी बनी रहेगी, सोसाइटल हार्मनी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड टीम वर्क भी बहुत बार इससे अच्छी रहती है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगल में भी अच्छा होता है ना। तो बहुत सारी सोशल ह्यूमन वेलबींग की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सही रहेंगी। इसके साथ साथ आप यहाँ देखो यहाँ कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो क्वेश्चंस जो है ना अब 2017 से 20 के बाद और 20 से यहाँ पर 22, 23, 24, 25 में यहाँ पर एक तो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है, सेकेंडली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और थोड़ा सा इंटर रिलेशन है चीज़ों में, है ना। कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इन्होंने मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में पहले तो एक स्टेटमेंट दिया कि मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑब्लिगेशंस के बिना लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मार्केट इकोनॉमी 3 चीज़ें फंक्शन नहीं कर सकती, है ना। तो सबसे पहले तो आपको मॉरल वैल्यूज़ पता होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मॉरल्स क्या है जहाँ पर आप गुड और बैड के बारे में सोचते हो, वैल्यूज़ क्या है किसी चीज़ को आप इंडिविजुअली प्रेफर करते हो, ये इंडिविजुअल और ये प्रेफर देखो शॉर्ट में, तो वैल्यूज़ हैं। अब मॉरल वैल्यूज़ क्या होंगी, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, किसी चीज़ को आप वैल्यू करते हो बेस्ड अपॉन द नोशंस ऑफ गुडनेस एंड बैडनेस, जो आपके खुद के नोशंस हैं कि ये गुड है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, वैल्यू करता हूँ, ये बैड है तो मैं इसको वैल्यू नहीं करता, वो। और ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसको हम ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, जैसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए होती है। तो अब अगर ये दो नहीं होंगी तो ना लॉ फंक्शन करेगा, ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, ना मार्केट इकोनॉमी फंक्शन करेगी, है ना। अब इसको आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, यानी कि आपको मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑब्लिगेशंस को पहले लॉ से कनेक्ट करना है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से, और फिर मार्केट इकोनॉमी से। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि लॉ से आप गवर्न करने जाओगे आपको पता चलेगा बिना मॉरल वैल्यूज़ के लॉ कोई फॉलो ही नहीं करेगा। जैसे ही लॉ कोई मतलब कोई देख नहीं रहा होगा आप लॉ को ब्रेक कर दोगे, है ना। बिना सिटीजनशिप के ऑब्लिगेशन के आप लॉ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, है ना। फिर वो सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी। ऐसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी यही है, इलेक्शंस में जब तक कोई देख नहीं रहा होगा फिर आप मतलब गलत काम करने लग जाओगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने लग जाओगे अगर आप मॉरल वैल्यूज़ और ऑब्लिगेशंस में बिलीव नहीं करते। एज अ वोटर आप ऑब्लिगेशन में बिलीव नहीं करते तो आप प्रॉक्सी वोटिंग करोगे, फ्रॉडिया वोटिंग करोगे, मार्केट इकोनॉमी, राइट। तो देख लो आप, अब आपको तोड़ना पड़ेगा चीज़ों को, यू विल हैव टू ब्रेक द थिंग्स देन एंड देयर इटसेल्फ, और वहीं आपको इनोवेट करना पड़ेगा। पहले वाले आंसर्स में तो चलो डेफिनेशन रट के इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन चाप दी हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आप देख रहे हो, डेफिनेशन भी हमें कहीं ना कहीं बनानी पड़ रही है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं डेफिनेशन भी वहीं बनानी पड़े।
सो दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन नाउ फ्रॉम दिस। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि मैम देखो छोटा सा तो क्वेश्चन है, प्यारा सा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गुड लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। अब आपको पता है गुड लाइफ के बारे में डिस्कशंस पिछले 2500 साल से चल रहे हैं। 600 BC में गुड लाइफ के बारे में डिस्कशंस ये वेस्टर्न पॉलिटिकल जो फिलोसोफर्स हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने स्टार्ट किया था वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने। व्हाट इज़ टू बी अ गुड लाइफ, कैसे वर्च्यूज़ आप गुड लाइफ के लिए जी सकते हो, कैसे हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो उसको कनेक्ट किया इन्होंने क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ इन एथिकल वैल्यूज़ इन मॉडर्न टाइम्स। आपको ये नहीं भी पता हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो, इमेजिन करो आपने गुड लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिख दिया इंट्रो में, और इसको थोड़ा सा गौतम बुद्ध और जैनिज़्म से यहाँ पर थोड़ा सा मर्ज भी कर दिया, इनके बारे में भी लिख दिया, क्योंकि 600 BC में इंडिया में ये लोग गुड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब इंडिया में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, बट हाँ डिस्कशन वही है, इंसान कैसे हैप्पी रहे, मोक्ष प्राप्त करे, राइट। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ लिखेंगे। क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ से कैसे नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ की वजह से क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ है मॉडर्न टाइम्स में। अरे इसी वजह से तो है ना, देखो इंसान को पता ही नहीं है कि उसको एथिक्स फॉलो करना है, तो वो झूठ बोलता है आज के टाइम में, है ना। वो रोड रेज करता है, वायलेंस करता है ना। आप देखो क्राइम्स में कमी नहीं हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस में और डाउरी के रिलेटेड वायलेंस और डेथ्स में राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्राइसिस है एथिकल वैल्यूज़ का। कर सकते हैं ऐसा, किसी के साथ बुरा तो करते हैं। सोसाइटी में भी आप देखो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं, बहुत सारी क्राइम्स तो चलो अलग बात है, एथिकल भी चीज़ें बहुत सारी रॉन्ग हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि पता ही नहीं है गुड लाइफ, मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पहले था 2500 साल पहले वैसे ही, है ना। ये नहीं पता कि हैप्पी कैसे रहना है, बहुत सारी और चीज़ें। तो यही हो गया। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पर मोरालिटी ऑफ एक्शंस के बारे में यहाँ पर ये पूछा है, दैट विथ रिगार्ड टू मोरालिटी ऑफ एक्शन वन व्यू इज़ दैट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर इज़ दैट एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, है ना। यानी मोरालिटी ऑफ एक्शन में एक व्यू ये है। अब देखिए यहाँ पर पूछा वही है जो पहले पूछा था, एंड्स इंपॉर्टेंट है या मीन्स, लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि मोरालिटी ऑफ एक्शन के हिसाब से बताइए कि एंड इम्पॉर्टेंट है या फिर वो मोरालिटी ऑफ एक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पूछा वही है कि यहाँ पर देखो ये मोरालिटी ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है यानी मीन्स इंपॉर्टेंट है, सही रास्ता अपनाया नहीं, और बाद में एंड इंपॉर्टेंट है या नहीं। लेकिन अब आप देखो पूछा इस तरीके से कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सेम पैटर्न मैंने यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस में भी देखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर इस साल एक सवाल आया था, अभी जो मीन्स निकला था कुछ महीने पहले, आई थिंक जुलाई में। वो बहुत इतना कंफ्यूजिंग था ना कि बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे उसको देख के। तो ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर यूपीएससी कर रहा है अब, और यूपीपीसीएस भी कर रहा है इनफैक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2018 में ये वाला सवाल, तो ये तिरुक्कुरल का है, क्योंकि उस टाइम पर इकोनॉमिक सर्वे में 2017-18 में तिरुक्कुरल का काफ़ी मेंशन हुआ था, और तिरुक्कुरल का जो वर्क है थिरुवल्लुवर, उसका मेंशन करके उसकी कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ों को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। और कुछ साल पहले ये भी हो रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट तिरुवल्लुवर को और तिरुक्कुरल को बेसिकली थोड़ा सा अडाप्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उनका थोड़ा साउथ में बेस बने पॉलिटिकली भी। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ना, ये पूछ रहा है कि अगर फॉल्सहुड सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा अच्छा कर रहा है, फॉल्सहुड अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड कॉज कर रहा है ना, तो फॉल्सहुड ट्रूथ में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ दिस इज़, इफ़ यू ऑब्जर्व, दिस इज़ वेरी रिलेटेड टू द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, राइट, वेरी रिलेटेड टू दैट। बट यहाँ पे आपको फॉल्सहुड को जस्टिफाई करना है कि फॉल्सहुड अगर होता है ना, अगर सबके अच्छे के लिए कोई झूठ बोला तो वो झूठ झूठ नहीं होता। भगवत गीता से भी इसको कंपेयर कर सकते, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता में थोड़े बहुत ऐसे झूठ बोलना श्री कृष्ण ने जस्टिफाई किया है फॉर अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड ऑफ कोर्स। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको यूटिलिटेरिज्म, देखो ये थ्योरीज आपको नहीं लिखनी, लेकिन हाँ इनको अप्लाई करके और इन थ्योरीज़ का नामो निशान कि हमने ये यूज़ किया है, ये नहीं बताना एग्जामिनर को कि हमने इसको यूज़ किया, ये वर्ड्स नहीं लिखने, लेकिन हाँ उसका दिमाग जो है ना उस थ्योरी का वो अप्लाई करना है, वो आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे, फ्रेमवर्क सिखाऊंगी, ये मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। बट हाँ इस तरीके से आप देखो थोड़ा सा चीज़ें। अब जैसे ये इंटीग्रिटी है, सिविल सर्विस वैल्यूज़ में इसको और हम देखेंगे इंटीग्रिटी को, लेकिन देखो इसमें पूछा इंटीग्रिटी इज़ अ वैल्यू दैट एम्पावर्स ह्यूमन बी, है ना। तो मतलब यहाँ पर अब आप देखो कितना ये थोड़ा सा अप्लाइड वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी चीज़ें अप्लाई करके उन्होंने पूछी हैं। क्या वो एथिक्स में सिंपली ये नहीं पूछ रहे, पहले क्या पूछ रहे थे 2013 में, एथिक्स की डेफिनेशन बताओ, एथिक्स बताओ क्या होता है, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ह्यूमन वेलबींग, वो भी लिख सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू, यानी आप क्या कर सकते हो, एंड क्या सही है करना, इसके बीच में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ आपको थोड़े से अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड रखने होंगे। जो थ्योरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, देखो मैं आपको थ्योरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स बता देती हूँ कौन कौन सी थ्योरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स हैं, अपने दिमाग में बिल्कुल उनको बिठा के रख लो कि ये प्रिपेयर करना ही करना है, राइट। जैसे कि हमारे पास डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी है इमैनुअल कांट की, और
यहाँ पर इससे रिलेटेड गांधी जी के वर्क्स हैं, ये प्रिपेयर करना है। यूटिलिटेरियन थ्योरी है जेरेमी बेंथम की। ये सब आपको बेसिक आपके लेक्सिकन वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से भी आप पढ़ोगे। और कैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको रिफाइन किया, ये भी पढ़ना है। इसके बाद कैसे ये भारत में लोकायता से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, है ना। चलो लोकायता तो अलग ही हो गया वैसे, लेकिन हाँ अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सको इंडियन फिलोसफी से किसी न किसी से, तो ज़रूर कनेक्ट करना। मटीरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एक्चुअली मटीरियलिज्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है लोकायता से, डेफिनेटली कनेक्शंस है, तो उसको ज़रूर कनेक्ट करना जहाँ पर आपको जो जो कनेक्ट दिखता है, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद इंडियन फिलोसफी। थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स पर ध्यान देना है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स भी देखो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक एथिकल ईगोइज्म हो सकता है एन रैंड का, उसको कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको देखना। एंड इसके साथ साथ एथिकल एल्ट्रुइज्म भी हो सकता है, राइट, इसको प्रिपेयर करना। राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, इसके साथ साथ वर्च्यू एथिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वर्च्यू एथिक्स वहीं से स्टार्ट हो रहा है, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्रीक एथिक्स है। कैसे ये रिलेटेड है इंडियन फिलोसफी से, बिकॉज इंडिया में भी वैल्यूज़ पर, मॉरल्स पर, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। संस्कार टर्म वो आप थोड़ा बहुत पैरेलल ही है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है वर्च्यू से, बट हाँ पैरेलल। राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, यहाँ पर थ्योरीज वगैरह जैसे लॉक ने बोला है ह्यूमन राइट्स के लिए, थोड़ा बहुत इसमें लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं आज के, जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक हुए। इन सब के बारे में थोड़ा और जानना हो तो वो आपकी एक वीडियो है, एक मतलब एक वीडियो सीरीज़ है, जस्टिस सीरीज़ है माइकल सैंडल की, यूट्यूब पर। पहले बच्चे देखते थे मेरे टाइम पे, तो मतलब कभी आपको टाइम मिले इनकेस ऐसे किसी दिन आपको लग रहा हो नेटफ्लिक्स देखो, तो उसके बजाय ये देख लेना। बट हाँ इतना तो मिनिमम से मिनिमम है कि आपको पता होना चाहिए। और अब आप क्या करो, देखो बढ़ते हुए पैटर्न, चेंज होते हुए पैटर्न के हिसाब से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना उसी टाइम प्रिपेयर कर लो, है ना। सोचते सोचते कि इसका क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स का भी मैं फ्रेमवर्क बताऊंगी। एग्जाम्पल्स कौन कौन से डायरेक्शन में, वर्चुअल एथिक्स का एग्जाम्पल कौन कौन से डायरेक्शन में सोचना है, कितने तरीके के एग्जाम्पल इकट्ठा करना है। क्योंकि कुछ बच्चे कुछ और एग्जाम्पल इकट्ठा करते हैं, कुछ और तरीके से एग्जाम्पल। अब वो एक ही तरीके के एग्जाम्पल सोच रहे हैं हर थ्योरी में, वो गलत हो जाता है। तो वो हम देखेंगे कैसे, बट हाँ इतना ज़रूर प्रिपेयर करना है इसके एग्जाम्पल साथ में, क्योंकि अब देखो चीज़ें अप्लाई करके वो पूछ रहे हैं आपसे, राइट। अब देखो यहाँ पर एडहेरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस के बारे में बता रखा है कि एथिक्स को एडहेर करने से ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, ठीक है। अब कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसा है तो कैसे एथिक्स ह्यूमन लाइफ में, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट, है ना। यानी कि पूछ ही रहा है कि कैसे, हाउ, है ना। एथिक्स रिलेटेड है, उससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग होती है, तो उस हिसाब से एथिक्स क्या प्रमोट कर रहा है ह्यूमन लाइफ में, यानी पूछ यही रहा है कि एथिक्स से होगा क्या। लेकिन साथ में ये भी पूछ रहा है कि कैसे डे टू डे फंक्शनिंग में रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में एथिकल वैल्यूज़ हेल्प करती हैं, राइट। एथिकल वैल्यूज़ डीप टर्म है देखो, तो यही कॉम्प्लिकेटेड डीप टर्म्स का एप्लीकेशन वो आपसे पूछते रहे। बट हाँ नो डाउट अगर आपने रिवीजन किया होगा, और जैसा मैं बता रही हूँ कि पढ़ना है हमें एथिक्स, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करनी। जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लेक्सिकन की किताब पढ़ो, चैप्टर पढ़ के ख़त्म मत करो, अपने खुद के एग्जाम्पल सोचो। दिमाग में देखो सोचने लगोगे ना एग्जाम्पल्स, तो बिना गूगल सर्च के 5 एग्जाम्पल्स यूँ खड़े खड़े निकल आएंगे, क्योंकि आप डेली लाइफ से उसको रिलेट कर रहे हो। बट हाँ करना पड़ेगा वो आपको। कॉन्शियस के बारे में पूछा है कि कॉन्शियस रिलायबल गाइड है रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंपैरिजन में, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा रिलायबल गाइड है एथिकल डिसीजन मेकिंग। देखो 3 चीज़ें हैं, कॉन्शियस है ना, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और इनमें से कौन बेटर है एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यानी तीनों कुछ चीज़ें को कंपेयर करना है आपको, तो और ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा बेटर है। तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तीनों का कनेक्शन पता होना चाहिए। तो एक और हमारे लिए लर्निंग है इंटर कनेक्शन, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, नॉट जस्ट इन GS4 बट अदरवाइज ऑल्सो इन GS इंटायर। देखो जहाँ इंटर कनेक्शन होता है ना, बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता, और UPSC यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइज़ करे बच्चों को बैठ के। द मोटो इज़ दिस ओनली, मतलब इन अ फ्यू लाइन्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो जो सरप्राइज़ उस टाइम पे झेल लेता है वो जीत जाता है। तो ये आप इंटर कनेक्शन पहले से कोशिश करो, पहले से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। एक दिन में तो नहीं आएगा, पहले से करना पड़ेगा, राइट। तो इसको आप करने की कोशिश करो। डिफ्रेंशिएट मॉरल इंट्यूशन फ्रॉम मॉरल रीजनिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग, अगेन देखिए मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग का डिफरेंस काफ़ी डीप है, क्योंकि आपको इंट्यूशन और रीजनिंग पे फोकस करना है यहाँ पे। मॉरल्स तो पता ही है, इंडिविजुअल किसी चीज़ को अगर गुड मानता है तो वो मॉरल होता है, किसी चीज़ को अगर बैड मानता है तो इमोरल होता है, सिंपल। मॉरल इज़ दिस ओनली। लेकिन
इंट्यूशन गट फीलिंग पर डिपेंडेंट है और रीजनिंग लॉजिक पर डिपेंडेंट है। तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच के सिनेरियो का अंतर, कुछ एग्जाम्पल एक दो वेल नोन, किसी ने मॉरल इंट्यूशन पे बेस पे यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया हो, किसने रीजनिंग के बेस पर डिसीजन लिया हो गुड और बैड का, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसे ही सेम मॉरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी। अब देखो सिंपल टर्म्स नहीं पूछ रहे हैं, एथिक्स का क्या मतलब है, लॉ का क्या मतलब है, ऐसे टर्म्स पूछ रहे हो, है ना। इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी भी नहीं, प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी वही बात हो गई लगभग, लेकिन हाँ मॉरल इंटीग्रिटी तो एंड दैट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर आपने कुछ टॉपिक्स देखो जैसे एथिक्स के ऐसे हैं जो कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जैसे ये वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, राइट। जीएस पेपर 2 देखिए कि एक्चुअल में क्या है, एथिक्स में 3 पार्ट्स हैं। एक तो फिलोसफी वाला पार्ट है, केस स्टडी वाला पार्ट तो है ही सही, साथ में एक थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में यही सब आता है, एथिक्स, लॉ, वैल्यू क्या होता है ना, डेफिनेशंस बेसिकली, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। एक यहाँ पर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जितना भी पार्ट है हमारा, वो सारा का सारा वैल्यूज़ क्या होती हैं, सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या है, नोलन कमेटी के रिकमेंडेशंस उसमें हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, गवर्नेंस की चीज़ें, ये सारी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। एक और जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है एथिक्स इन आईआर, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो आईआर से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स, वैल्यू, सिविल सर्विस वगैरह, ये तो एथिक्स में पढ़ोगे खैर, बट हाँ दिस इज़ रिलेटेड। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर आपने 5 नेगेटिव एग्जाम्पल्स यहाँ के प्रिपेयर कर रखे हो, जैसे चंदा कोचर है, मुझे याद है अभी खड़े खड़े यहाँ पे बैठे बैठे साथ सत्यम स्कैंडल हुआ, या नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाला केस हुआ पिछले कुछ साल से, करंट अफेयर्स को फॉलो करें, या फिर विजय माल्या हुआ, है ना, ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। या फिर इसके अलावा भी जैसे आपका वो फेमस, जैसे यहाँ पर जो शेयर मार्केट का स्कैम हुआ था उस पर, तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल हमें मिल गए, राइट। एक बार ये मिल गए, बस फिर आप यहाँ पर लॉजिक लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, बस प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए अच्छा, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, एक एक आर्ग्यूमेंट के साथ एक एक एग्जाम्पल अच्छे से प्रेजेंट करते जाओ, शॉर्ट में हो गया काम, है ना। तो ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, बट हाँ अप्लाइड है। जैसे कंसेप्ट ऑन जस्ट एंड, अब आप देखो ये जस्ट एंड अनजस्ट, ये जो जस्टिस की डिबेट है अपने आप में पिछले 2500 साल से चल रही है ना। सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये इन्होंने जस्टिस की डिबेट क्या जस्ट होता है, क्या अनजस्ट होता है, तब से शुरू हो रहा है, राइट। ये कंटेक्चुअल है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से हमारा जो अनजस्ट और जस्ट है उसका सिनेरियो भी चेंज होना चाहिए, और इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना चाहिए। अब पता है इसका हिंट आपको मिल सकता था कि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उस साल किसी न किसी, मान लो जज ने बोला, तो ये वहाँ से ऐसी इस टाइप की ऐसी चीज़ें ऐसी उठाई जाती हैं। बट चलो अगर आपको नहीं भी पता हो ये, क्योंकि ये बहुत ऐसा हो सकता है मिस हो गया, सबसे मिस हो सकता है ऐसी छोटी सी चीज़ विदाउट नेम दिया हुआ है इनफैक्ट, राइट। तो आपको कम से कम जस्टिस की, आपकी अगर आपने थ्योरी जस्टिस क्या है ना, जस्टिस के बारे में सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ने क्या आर्ग्यूमेंट्स बोले, इसमें थोड़ा सा आपने मान लो लेट्स सपोज उसका भी छोटा छोटा कोई वीडियो देख लिया 2-2 मिनट का, है ना, समझ लिया कि जस्टिस में क्या डिबेट्स हैं, जस्टिस कब जस्ट है अनजस्ट है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इसको जस्टिफाई करना है एग्जाम में। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जस्टिस का हमारा नोशन चेंज होना चाहिए, इसको बताते हुए भी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 2-3 आर्ग्यूमेंट्स तो मैं 10 मार्कर है, 5-6 आर्ग्यूमेंट्स ऐसे मैं बता सकती हूँ, है ना, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियंस का जो ओवरऑल हमारी रीजनिंग है, लॉजिक है, वो भी चेंज होता रहता है। जैसे ग्रीक सोसाइटी उस टाइम पर स्लेवरी जस्ट थी, है ना, लेकिन अभी जस्ट नहीं है, क्योंकि हमें लॉजिक समझ में आ रहा है हर कोई इक्वल है, राइट। इसके साथ साथ सोसाइटल कंडीशंस भी चेंज होती हैं, सोसाइटल जो ओवरऑल यहाँ पर व्यूज़ हैं, माइंडसेट है, वो भी चेंज होता है, उस हिसाब से जस्टिस की कंडीशंस कंटेक्स्ट के साथ साथ चेंज होती रहनी चाहिए। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, तो हम किसी के डिसीजन को जस्ट या अनजस्ट तभी बोल सकते हैं जब हम उसके कंटेक्स्ट को समझें। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी लगाते टाइम, किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते टाइम उसके मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को देखती है कि इस इंसान ने क्राइम तो किया, लेकिन क्या इंसान ये बचपन से गरीब था, जज बचपन से वंचित था, ऐसे ही डेवलप हो सकता था, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्या उसकी वजह से इससे ऐसा क्राइम हो गया कि इसको फांसी दे रहे हैं, तो फिर फांसी ना दें, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये आप देखोगे यहाँ पर इस टाइप से चीज़ें यहाँ कंसिडर करते हैं जस्ट एंड अनजस्ट को डिस्कस करते टाइम, तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके से सोचने में मदद करता है ना। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पर सेवरल की डायमेंशंस हैं, वो पूछे हैं कि क्या सेवरल की डायमेंशंस है एथिक्स के, जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं, है ना, गाइड करने में क्रूशल होते हैं, इंडिविजुअल्स को भी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी, और ह्यूमन एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे ये डायमेंशंस हेल्प करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग में, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ये भी बताना है, राइट। तो एक तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स बताना है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन एक्शंस को, और दूसरा कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब ये आप देखोगे 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही बहुत तगड़े, बहुत ही सॉलिड पार्ट्स हैं। तो लर्निंग क्या है कि हमें अप्लाई करना है चीज़ों को, बुत बन के पढ़ाई नहीं करनी है, और उसके लिए अच्छी सी गाइडेंस भी लेनी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर कब से 2018 19 17 में मैंने पहली बार शायद ऐसे में इसको पहली बार देखा था, 17-18 में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूपीएससी ने मेंशन किया था। क्योंकि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में दिखाई दे रही थी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम फॉलो कर रहे हैं। 2017 का जो पुट्टा स्वामी जजमेंट था, उसके बाद वो सबरीमला जजमेंट आया जहाँ पे वर्ड भी यूज़ हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसके बाद से एथिक्स और ऐसे में यूपीएससी का ये फेवरेट हो गया है, कहीं भी पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिर्फ एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं, लेकिन सिविल एजुकेशन एडहेरेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ पर डिपेंड करता है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिग्निफिकेंस हमें पब्लिक सर्वेंट के लिए बताना है। और इसमें वी हैव टू हाईलाइट द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सिग्निफिकेंस को बताना है इन हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए। तो आप देखो 1 मिनट का समय तो हमें समझने में लग गया है ना। तो ये एग्ज़ाम में भी होगा। बट अगर आपने ये चीज़ समझी है कि पिछले PYQs में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इम्पोर्टेंस को यहाँ पर प्रिपेयर कर लूँ। और इम्पोर्टेंस को ऐसे नहीं बस खाली हवा में खाली पीली प्रिपेयर करना, नहीं। इम्पोर्टेंस को प्रिपेयर करना है गवर्नेंस से कनेक्ट करके, इम्पोर्टेंस को प्रिपेयर करना है सिविल सर्विस वैल्यूज़ से प्रिपेयर करके, अकाउंटेबिलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, इंटीग्रिटी से, है ना। देखो अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी तो जोड़ के पूछ ही लिया, अब अगली बार वो इंटीग्रिटी पूछ लेंगे, फिर आप सरप्राइज में रहोगे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ गया, है ना। तो ये इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। अभी देखो आधा घंटा पहले टॉपिक में ऑब्वियसली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से। अगला टॉपिक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस देखो क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी इंसान के अंदर की इंटेलिजेंस होती है। पहले वो खुद के इमोशंस को समझता है ना। फिर वो अपने खुद के इमोशंस को रेगुलेट करता है। किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो गुस्सा पी जाओ, गुस्सा मत करो। फिर वो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को समझता है ना, अदर्स इमोशंस। फिर वो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को समझ के उनके साथ टीम वर्क करने की कोशिश करता है। और एक और है यहाँ पे, वो अपने आप को मोटिवेट भी करता है, ना सिर्फ इमोशंस को रेगुलेट करता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में मोटिवेट भी करता है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मोटिवेशन। ठीक है। तो ये 5 इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब के हिसाब से। इसकी यूटिलिटी, इसका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में बहुत पूछा गया है यूपीएससी में, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम पीरियड, नॉट जस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन बट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। बट हाँ यहाँ पर आप देखो इनिशियली क्या पूछ रहे हैं, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है। ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस या वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को तो जनरली आप एथिक्स में वैसे भी देख सकते हो। इनिशियली यहाँ पे पूछ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन से, है ना। कैसे इंडिविजुअल को हेल्प करती है, जनरल क्वेश्चन है। देखो जनरल लिस्ट है क्वेश्चंस और ब्रॉड है ना। थोड़ा सा ये हैप्पीनेस का मैंने यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो ज़्यादा हैप्पी होता है। बट हाँ इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहे अनोनिमसली आए, जैसे यहाँ पे थिंकर ने लिखा हुआ, कुछ थिंकर्स के साथ आते हैं, वो सब हम अभी देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। बट हाँ अभी आप देखो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। जैसे एंगर इज़ अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज़ इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ, डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़्यादा इमोशन किसी को अगर हार्म करता है तो शायद वो एंगर ही है ना। इसके अलावा भी जैसे जेलसी भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नुकसान पहुँचा। बट एंगर इज़ अ वेरी हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है इंसान को। तो सबसे पहले तो कैसे ये नेगेटिव इमोशंस को लीड करता है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स को, और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो इस पर हमें यहाँ पर अगेन जनरल क्वेश्चन है, देखो ब्रॉड है, इजीली डूएबल था। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है इसमें, है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक लेवल इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है, राइट। अब आप देखना आगे कैसे इसमें धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। देखो ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो गया ना। अगर किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस पता है, अगर आपने बार बार रिवाइज किया है, मकारी नहीं किया ज्ञान पढ़ने में, और चीज़ों को सोच के देखा है, तब आप समझ पाओगे कि हाँ यही तो हमने डिस्कस किया। खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो, खुद को रेगुलेट कर पा रहे हो, तो तुम्हारे खुद के लिए काम कर रहे हैं इमोशंस, ना कि किसी और के लिए, है ना कि तुम्हारे खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वही बात है, लेकिन किसी न किसी किताब से पूछिए और थोड़ा सा एक लेवल इसको ऊपर कर दिया। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स, कैन दे बी लर्न, मोस्ट इजी क्वेश्चन होगा जो मैंने पिछले कुछ साल में देखा होगा 2020-21 में, राइट। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ब्यूटी आ गई, अगेन इंटरकनेक्शन। दो चीज़ें हैं, एक तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कब आती है, जब आप कुछ कर रहे हो
और वो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो आपकी कॉन्शियंस के हिसाब से, आपकी कॉन्शियंस आपको बता रही है ये मत करो, ये मत कर, गलत है, गलत है, गलत है, राइट। तो वहाँ पे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है। आपको कुछ करना है लेकिन आपको पता है कि वो गलत है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, क्राइसिस में पड़ गया आपका कॉन्शियंस अचानक से, अब क्या करूँ। तो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के टाइम पर ईआई आपको कैसे हेल्प करता है एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, ये आपको बताना है। तो देखो जोड़ दिया ना हमने, दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया, टू कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इंटरलिंक्ड है ना। बात वही है अल्टीमेटली जो पहले पूछ रहे थे, लेकिन जान करके जोड़ करके पूछा है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। लर्निंग क्या है, ईआई को आप क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, ईआई जब पढ़ो अगली बार तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जहाँ पर आपकी बुक है, नोट्स हैं, जहाँ पर ईआई लिखा हुआ है चैप्टर, वहाँ पर लिख दो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक वर्ड कि इससे जोड़ना है, इसको देखना है। यूपीएससी इतना तो पूछ ही चुका है। इसके साथ साथ ईआई को पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के साथ भी जोड़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, है ना, प्रोबिटी या ऑनेस्टी के साथ जोड़ना है। लीडरशिप के साथ तो जुड़ा ही हुआ है ऑब्वियसली ईआई, है ना, तो इन सब के साथ भी जोड़ना है, राइट। तो देखो ऐसे और कुछ कॉन्सेप्ट्स मिले अच्छे अच्छे जो अभी हमने पढ़े, कुछ कुछ, है ना, जैसे प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इसके साथ भी थोड़ा सा जोड़ के देख लो, राइट। डिसिप्लिन के साथ जुड़ा ही हुआ है ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में, तो ऐसे जोड़ के देखो, दिस विल हेल्प नाउ। इसके साथ साथ देखो 2023 में क्या पूछा, सक्सेस के लिए यहाँ पर क्या मैटर करता है, ये यहाँ पर व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए क्या मैटर करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसमें एक वर्ड यूज़ किया है इमोशनल क्वोशेंट। अब ये उसको पता होगा जिसने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा, कहीं ना कहीं उसने इमोशनल क्वोशेंट पर भी प्रिपेयर करके रखा होगा। ईआई में ही एक अंदर की चीज़ थोड़ी सी पूछ ली, एक लेवल एडवांस, है ना। नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर मेजर्ड बाय कन्वेंशनल टेस्ट। देखो सिंपल सा है, इसका डायरेक्शन बहुत सिंपल है, चीज़ वही पूछ रहे हैं जो पहले पूछते थे कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा, आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू मैटर करता है ना, आईक्यू से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है। लेकिन बस उसको रंग ऐसा दिया है आपके सामने, रूप ऐसा दिया है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लेवल आगे जाकर सोचना पड़े, और वो सोचना, वो जो थिंकिंग है वो पहले ही हम कर लें तो ज़्यादा बेटर है, बात के लिए क्यों ही रखें। तो ये थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में देखो, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है बट हाँ जितने हैं अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी एक ब्यूटी देखना, इनिशियली क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मज़ा भी आएगा। देखो जैसे यहाँ पर है, आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिज़ायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज। जो अपनी इच्छाओं को मार गया, जो अपनी इच्छाओं को जीत गया, मैं उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा 2025 वाले में, 2024-25 वाले में लेटेस्ट, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ महावीर, एक्सप्लेन द रिलेवेंस। अरे महावीर की भाई साहब वही टीचिंग्स है कि अपने डिज़ायर को कंट्रोल करो, है ना, अपने डिज़ायर को ओवरकम करो। बुद्धा की भी वही टीचिंग्स है, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपली कैटेगराइज कर सकते हो इन थिंकर्स को, राइट। जैसे एक कैटेगराइजेशन, एक लेवल ऑफ, मैं यहाँ पे क्या कैटेगराइजेशन डाल रही हूँ, ये ग्रीक थॉट से इंस्पायर्ड है क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स ग्रीक है, वेस्टर्न है एंड प्रोमिनेंट है। एरिस्टोटल को सब जानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं एरिस्टोटल को। सेकेंड लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन यहाँ पर ये है कि ये थोड़ा सा डिज़ायर्स के बारे में है एंड सेल्फ कंट्रोल, रेगुलेशन के बारे में, कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में, राइट। लेकिन वहीं आप देखो, अब देखो यहाँ पर जो इनिशियली क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, लिंकन, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी के कोट, यानी इजी लेवल है, यहाँ देखो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल है क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, पहली बार ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे यहाँ पर ये इब्राहिम लिंकन का बहुत फेमस कोट है, बच्चे ऐसे के लिए प्रिपेयर करके जाते थे। एक लर्निंग यहाँ से ये भी है कि ये जितने भी कोट्स आए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, सबको रट लो अच्छे से, ऐसे कि आपके आधे यहाँ यहीं से, अगर आपको कोट्स नहीं याद रहते, आप वैसे तो ऐसे में देखो यूपीएससी का बच्चा तो कोट्स यूज़ नहीं करता, बट बहुत बार क्या होता है कि बच्चे यूपी पीसीएस वगैरह के लिए आज भी ऐसे में कोट्स बहुत यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ यूपीएससी के बच्चों को भी याद रह जाते हैं कोट्स। तो अगर आपको याद रहते हैं, अगर आपका कोट्स लिखने का तरीका है ऐसे में, तो यहीं से कोट्स प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये प्रोमिनेंट लोगों के, राइट। और यूपीएससी इन पे फोकस कर रहा है, यानी कि आपको हेल्प दे सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है ना, कि इंसान को एडवर्सिटी मत दो, इंसान को पावर दे दो अगर उसका कैरेक्टर टेस्ट करना, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेव होते हैं लेकिन मॉरली गुड हर कोई नहीं होता। ब्रेव तो हिटलर भी था, तभी तो राइज किया पावर तक इतना दूर तक,
लेकिन मॉरली गुड नहीं था वो, हॉलोकॉस्ट तब भी करके गया लोगों को मार के, राइट। सो ये हमें यहाँ पर प्रोमिनेंट लोगों की बात यहाँ पे, जैसे देयर इज़ इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ, ये महात्मा गांधी का हमने बहुत बार देखा है ना। ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है। देखो रिलेटेड है चीज़ें, हम रिलेट कर रहे हैं, है ना। अभी तक देखो सेल्फ कंट्रोल रेगुलेशन पर 2 चीज़ें आ सकती है, ये और ये। अरे ग्रीड को कंट्रोल करना सेल्फ कंट्रोल में ही तो आता है ना, ग्रीड को अलग से थोड़ा ना थीम बनाएंगे बैठ के, है ना। अब देखो ये अप्लाइड है, किस एमिनेंट पर्सनालिटी ने आपको इंस्पायर किया, है ना। लेकिन ईजी है ये भी, क्यों ईजी है, क्योंकि आपको एक एमिनेंट पर्सनालिटी जो याद हो उसकी टीचिंग को स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताने थे। और देखो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे भगत सिंह या कोई एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं लिख के आओगे, है ना। आप क्या लिख के आओगे, गांधी जी, मोस्ट सेफेस्ट, राइट, तिरुवल्लुवर, और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। किसी अच्छे लीडर की कहानी लिख दो, विवेकानंद, ये भी इतना एक्सट्रीम है, विवेकानंद भी मेंशन कर सकते, कोई बात नहीं, राइट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी अगर उनके सारी थॉट्स कोहेरेंट हो, आज के हिसाब से थोड़ा मतलब ठीक लगता हो, थोड़ा सा राइटिस्ट गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से मैं, बट हाँ, क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अब इन्हीं के नाम पे स्कीम्स आ रही तो इनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, ये 2 चीज़ें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मैं भी करवा दूंगी आपको, बट हाँ ये प्रिपेयर कर लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आप देखो थोड़ा अप्लाइड है 2014 में, लेकिन थोड़ा सा ईजी भी है, ऐसी बात नहीं। अब देखो यहाँ पर रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ लाइट, राइट। ये कितना डीप है सोचो, मेन आर अफ्रेड ऑफ लाइट। अब इसको मैं कहाँ मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी वे ऑफ लाइफ। एक अलग से मैं एक थीम बना रही हूँ, वे ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे जीनी चाहिए। द वीक कैन नेवर फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग। देखो फॉरगिवनेस पर, ऐसी जो क्वालिटीज़ हमें ग्रेट बनाती हैं उस पर पूछा गया। अब आप देखो यहाँ पे मैक्स वेबर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार 2016 में सवाल पूछे, एक तो कौटिल्य पर और एक यहाँ पर मैक्स वेबर, है ना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप देखो तो वहाँ पर पबैड में मैक्स वेबर को पूरा ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन ही उन्होंने दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा तो यही इनसे मतलब यही इंपॉर्टेंट थे, राइट। एंड इसके साथ साथ कौटिल्य इंडिया में अर्थशास्त्र, पबैड में अगर आप देखो तो कौटिल्य ने बहुत सारी चीज़ें जैसे करप्शन, है ना, तो एक कौटिल्य पर सवाल आया, एक मैक्स वेबर पर सवाल आया। तो आपको थोड़ा सा आप कौटिल्य और मैक्स वेबर को, अब आपका होमवर्क है थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं दोनों के, जब दोनों को पढ़ो, दोनों आएगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आप पढ़ोगे थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेना, ठीक। क्या पता भगवान जाने यूपीएससी कब कनेक्ट कर दे, पता नहीं। ये देखो ये आपको फैक्चुअली ऑफ गार्ड कैच करने की कोशिश की थी, है ना, कि फैक्चुअली बताओ। अब देखो ये पूछा है तो मेरा ये गेस वर्क है, इट्स जस्ट अ गेस वर्क, क्योंकि बुद्धा भी यूपीएससी बहुत फोकस करता है, तो गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिका मार्ग है उस पर भी कभी कभी पूछ सकते हैं ऐसे ही, फिर लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ये पढ़ के जाओ, है ना, कि क्या गौतम बुद्ध के अष्टांगिका मार्ग है। ये बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, अब सबको पता होगा कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, है ना, और नॉलेज विदाउट मॉरल्स वगैरह। इसके साथ साथ रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, साइंस विदाउट मोरालिटी, है ना, साइंस विदाउट कंपैशन बेसिकली, ये सब यहाँ पर कॉमर्स विदाउट चैरिटी, या फिर वेल्थ विदाउट वर्शिप, ये सब सेम है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। तो ये आपको पहले से अब ये चीज़ रट लो ना, अष्टांगिका मार्ग क्या हो, देखो राइट विजन रखना, राइट इंट्यूशन रखना, है ना, राइट यहाँ पर स्पीच रखना, राइट एक्शन रखना, राइट लाइवलीहुड रखना, राइट एफर्ट रखना, राइट माइंडफुलनेस रखना, राइट कंसंट्रेशन रखना, ऐसे ही मुझे रटा हुआ है देखो ना। तो ये आप रट के रखो कि हाँ ये क्या होता है। अब एक बार रटो, देखो कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली याद रखनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई कैसे करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा लिख। तो ये आप यहाँ पर, अब आपने ये सुन लिया है, इसको रट लो अच्छे से, कोई भी ट्रिक बना लो इसकी। एंड देन ऐसे ही जैनिज़्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक यहाँ पर वो आपको पाथ बताते हैं, उसका कुछ ऐसा सीक्वेंस है, उसको भी रट लो अच्छे से, फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही ऐसे और 5-7 किसी ने प्रिंसिपल्स दिए हैं इंडिया में, रट लो, क्योंकि अब गांधी जी और 7 सिंस अगर वो पूछेंगे तो इसका अप्लाइड पार्ट पूछेंगे, या फिर वो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे एक लेवल ऊपर, राइट। ऐसे ही आप देखो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, अब आप देखो यहाँ तक ठीक था 2016 तक,
गांधी पूछ रहे हैं, जॉन रॉल भी चलो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जॉन रॉल का जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ोगे ही पढ़ोगे जब आप एथिक्स पढ़ोगे। हाँ, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की बात की, वो भी आप कर लोगे ना। क्या बताता है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटेड प्रिंसिपल, वो जो जस्टिस वाला सोशल वेलफेयर से उसको कनेक्ट कर लोगे। बट यहाँ आप देखो, अब थोड़ा सा लेसर नोन लोगों पे फोकस कर रहे हो, जिसको यार आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। गांधी जी के तो स्टेटमेंट्स आप पहले से 4 स्टेटमेंट में प्रिपेयर करके जा सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ आप देखो, ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, ऑल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल्स विच डायरेक्ट देम। ठीक है, यानी ग्रेट कैरेक्टर तो होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है उस ग्रेट कैरेक्टर के। हिटलर, चलो ग्रेट कैरेक्टर तो था हिटलर का, क्योंकि बहुत स्ट्रांग था, इतनी राइज किया, एडवर्सिटी फेस की, लेकिन प्रिंसिपली मॉरली नहीं, इमोरल निकला, तो फिर क्या मतलब, है ना। तो ऐसे रूलर्स बताने हैं जो कि हार्म करे सोसाइटी को, हु वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हार्म किसने किया, हिटलर ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया कुछ हद तक, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ हद तक यहाँ पर हार्म किया है, औरंगजेब ऑफ कोर्स और बहुत सारे रूलर्स हैं। कुबलाई खान जहाँ जाता था मंगोलिया का, उसने अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन कुबलाई खान जहाँ जाता था पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देता था, विमेन का रेप कर देता था, सारे एनिमीज़ के मेन को मार देता था। तो वो सब भी गलती है, सोसाइटी और कंट्री को हार्म तो हुआ है, राइट। जिन्होंने करप्शन किया है बहुत ज़्यादा, जिनको हटाया गया, डिक्टेटर्स थे, वो पाकिस्तानी डिक्टेटर जुल्फ़िकर अली भुट्टो खान, और वो ज़िया उल हक लिख दो, भुट्टो तो नहीं था, ज़िया उल हक लिख दो, ऐसे ही, राइट। और बांग्लादेश के और ये म्यांमार के कुछ आपको ध्यान हो उनको लिख दो, श्रीलंका के कुछ ऐसे ध्यान हो, वो राजपक्षा, गोटाबाया राजपक्षा लिख दो, जिसको हटाया अभी रिसेंटली, मतलब न्यूज़ में आया था 2000 ये कोविड के बाद, राइट। तो 3-4 साल पहले की न्यूज़ है। तो ये लिख दो इस टाइप से। और जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प की, अरे बहुत सारे हैं, अशोका लिख दो, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य तो लिख दो, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास। हर्षवर्धन ने अगर कुछ अच्छा काम किया हो वो लिख दो, अकबर ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ लीडर्स में ऐसे हमको रूलर्स बताने हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे रूलर्स हमारे पास हो सकते हैं आज के टाइम में। हाँ, प्रेजेंट के बिल्कुल मत लिख देना, बट हाँ थोड़े से भी अगर ओल्ड हैं तो आप डेफिनेटली इसको क्लासिकल वे में। और यहाँ पर इब्राहिम लिंकन लिख दो, अमेरिकन सोसाइटी में स्लेवरी ख़त्म कर दी थी। यूरोप के एग्जाम्पल्स लिख दो, कुछ कुछ ध्यान हो तो। नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली नेपोलियन मत लिखना, बट हाँ बाकी बहुत सारे लिख सकते हो। तो इस टाइप से ऐसे आप देखो, अब्दुल कलाम के बारे में, राइचियसनेस इन द हार्ट देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, ऐसे पूरा एक बड़ा सा कोट है इसका, वो पूछा है ना। गांधी जी के बारे में देखो पूछा तो है, तो लेकिन ये वेल नोन थिंकर है, लेकिन लेसर नोन सेंटेंस पूछा है, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। सिंपल चीज़ है, लेकिन हाँ गांधी जी से अटैच करके पूछा है। तो अब आपको इसमें डिफ़िकल्टी ये रहेगी, आपको ये देखना है कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, ये हमें पता तो है, लेकिन कैसे, वो आपको बताना है। आपकी एनर्जी उसी तरीके से डायरेक्ट होती है, आपकी मोरालिटी उसी तरीके से डायरेक्ट होती है, राइट। आप एफर्ट्स उस लेवल के करते हो जब एनर्जी वैसे ही डायरेक्ट हो रही है, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस ऐसे होते हैं, आप उसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूस लुकआउट के लिए होते हो, गाइडेंस आपको वैसी मिलती है, क्योंकि आप वही चीज़ देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो दुनिया में आपको वही दिखेगी। वरना दुनिया में लाखों चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप यूपीएससी ही कर रहे हो, यानी आपके मन में वो बसा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना है। ऐसे ही सोक्रेट्स, अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ये सिंपल पीएसआईआर ऑप्शन के स्टूडेंट्स को ये भर भर के पढ़ाया जाता है। पहली चीज़ जो इनको पढ़ाई जाती है ना पीएसआईआर ऑप्शनल उसके स्टूडेंट्स को, वो ये पढ़ाई जाती है तो वो ऑप्शनल वाले बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग इसको समझने में थोड़ा सा इनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन भाई ऐसे स्टेटमेंट्स में फिर ऐसे ही करो, कुछ और समझ नहीं आए, सारे एथिकल फ्रेमवर्क्स के हिसाब से सोच लो, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स लगा दो, एंड्स वर्सेस मीन्स लगा दो, है ना। पब्लिक गुड के हिसाब से लगा दो कि अनएग्जामाइंड लाइफ होगी तो पब्लिक गुड में अच्छा होगा, तो उससे भी फ़ायदा होगा। जितने वो फ्रेमवर्क्स लगा दो बिना इन शब्दों को यूज़ किए, इनके विचारों को, इनके थॉट्स को अप्लाई करके आंसर बना दो, कम से कम पैराग्राफ में कुछ तो टाइम बचाने के लिए तो हो जाएगा राइट। तो अल्टीमेटली ये लोग डेप्थ में जा रहे हैं, देखो सोक्रेट्स, प्लेटो, दे आर गोइंग इन डेप्थ, ऐसी बात नहीं है डेप्थ में नहीं जा रहे। बट हाँ ये ज़रूर है कि ये डेप्थ में, जैसे ये महात्मा गांधी वाला सर्विस ऑफ अदर्स, ये फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि अंत्योदय का कंसेप्ट मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से न्यूज़ में, और अंत्योदय कंसेप्ट यही है कि सर्विस ऑफ अदर्स में लग जाओ, सर्वोदय इसी के आसपास बेस्ड है। तो ये आप कर सकते थे वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एथिकल रीजंस फाइंड करना। यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि इससे क्या होगा, बेस्ट वे क्या है, फाइंड योर सेल्फ, कैसे फाइंड, एथिकल रीजंस आपको ढूंढने, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स एथिकल होने चाहिए। बच्चे यहाँ गलती करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, जितना मैंने देखा है आर्ग्यूमेंट्स एथिकल नहीं होते, वो प्रॉब्लम हो जाती है ना। ऐसे कंडेम नन इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ़ नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर
ओन वे। है तो प्रोमिनेंट पर्सन का, बट अगेन कुछ इस टाइप का है जो आपको कंफ्यूज कर सके, है ना। या तो हेल्प कर दो किसी की, और हेल्प नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल मत करो, है ना। साइड में खड़े हो गए पान की थड़ी पर है ना, दुकान पे खड़े हो गए किसी को क्रिटिसाइज़ करना, अरे मैं इससे ज़्यादा बेटर, ये नहीं। या तो हेल्प कर दो या तो चुपचाप बैठे रहो, है ना। और रिस्पेक्ट से उनको जाने दो लोगों को, है ना। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर मोस्टली स्टेटमेंट। अब देखो, अब थोड़े से लेसर नोन लोगों के भी आ रहे हैं। लाइफ डजेंट मेक एनी सेंस विदाउट इंडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न इट इज़ बेटर फॉर अस। इंटरडिपेंडेंस पर पूछा है इसमें, राइट। थोड़ा सा थीम देख लेते हैं, ये इंटरडिपेंडेंस, टीम वर्क, इस पर पूछा है, राइट। ये वाला आप देखोगे रिस्पेक्ट पर पूछा है, कितनी आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो। ये वाला यहाँ पर सर्विस पर है। ये वाला यहाँ पर मोरालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़ इज़ अ मियर इल्यूजन। तो ये थोड़ा सा लॉजिक एंड इमोशन पर बेस्ड है कि लॉजिक पर चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इमोशन पर नहीं होनी चाहिए। ये वाला सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन पर है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये वाला अगेन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉट पर, कि आपको अपनी थॉट पर फोकस करना चाहिए, आप वही सोचते हो जो बन यहाँ पर होते। ये वाला राइट वे ऑफ लाइफ पर, वे ऑफ लाइफ हमने देखा था ना, वे ऑफ लाइफ पर पहले भी क्वेश्चन आया, यहाँ भी आया, देखो कैसे जीना चाहिए, बता रहे हैं ना कैसे जीना चाहिए, राइटियसनेस रखो अपने अंदर, राइट। ये वाला यहाँ पर मोरालिटी पर है कि कैरेक्टर कितना भी सही हो या मोरालिटी होनी चाहिए। ये इन जनरल उस थिंकर पर ही पूरा फोकस कर दिया। ये थोड़ा सा जस्टिस पर बेस्ड है, सोशल जस्टिस वगैरह, जस्टिस के कॉन्सेप्ट, जस्टिस के बहुत सारे फोकस आते हैं। ये थोड़ा पबैट से रिलेटेड है। तो देखो थीम्स हमने निकाल ली कि इन थीम्स पर फोकस करते हैं। अब इन थीम्स पर बिना कोई थिंकर प्रिपेयर किए, इन थीम्स पर जो लॉजिक है ना, उसको आप देख लो। जैसे करप्शन, करप्शन के नुकसान पर और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लो। किसी भी थिंकर का आता है कि करप्शन नुकसान करता है, जैसे गांधी जी बोलेंगे करप्शन से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे आपने आर्गूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर रखे हैं, क्यों लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसी को लिखना आप, कुछ भी हो जाए। भले ही किसी भी थिंकर का वो नाम यहाँ पर ऐड कर दे, वो मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन करप्शन से कैसे नुकसान होता है, इसके आपके पास एथिकल आर्ग्यूमेंट बढ़िया होने चाहिए, वो आप प्रिपेयर करके रख लो। फिर वही आप जैसे ही मिलता जुलता कुछ भी दिखेगा वहाँ पर वो 4 आर्ग्यूमेंट्स जो ध्यान रख रखे हैं, रिवाइज कर रखे हैं बार बार, उनको जड़ देना है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर फॉरगिवनेस पर देखो, एक दो बार आया है यहाँ पर। एक तो ये फॉरगिवनेस पर थोड़ा बहुत इस टाइप से भी आया है, पहले भी हमने देखा है ग्रेटनेस और फॉरगिवनेस पर आया। वे ऑफ लाइफ में पूछा है कैसे लाइफ जीनी चाहिए, इस पर बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो कैसे लाइफ जीनी चाहिए, आपके मन में राइचियसनेस होनी चाहिए, इस पर प्रिपेयर कर दो। अब भले ही वो अब्दुल कलाम के अलावा किसी और का पूछ ले कि सही रास्ता पता होना चाहिए, राइट। ऐसे ही इंसान को डरा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, लाइफ से नहीं डरना चाहिए, यानी सेल्फ सपोर्टाइज नहीं करना चाहिए। वे ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहा है ये। ऐसे जो भी वे ऑफ लाइफ हो सकते हैं अच्छे अच्छे, उन पे अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, उससे वे ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है, दोनों इंटर रिलेट भी हो सकती हैं थीम्स। तो ये हमने थीम्स पकड़ी, और इस टाइप से आप बनाते जाओ, अपने खुद के पहले से सोचते जाओ, प्रैक्टिस करोगे आराम से 160 के ऊपर आएंगे। अब लेटेस्ट वाले थोड़े से हम देख लेते हैं, इसी में लेटेस्ट वाले में थोड़ा और हम अप्लाइड पोर्शन देखेंगे अभी 2022-23 से। अब देखो दलाई लामा पूछा है नेवर ऑप्टेन पीस इन द वर्ल्ड अनलेस देयर इज पीस इन द। अब यही सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के अंदर पहले पीस लाओ, खुद के अंदर बदलाव लाओ, बाकी दुनिया का बदलाव अपने आप आ जाएगा, राइट। ऐसे ही एवरी वर्क हैज़ टू गो थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज, दोज हु परसीव, परसिवरेंस पर है, फेलियर के बावजूद आप निराश नहीं होना कभी भी, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये भी अच्छी बात है, ये भी हमें एक वैल्यू मिली। इस पर अब प्रिपेयर करके रख लो आर्ग्यूमेंट, विवेकानंद बजाय कुछ और आ जाए, जैसे परसिवरेंस देखो या ऐसा कुछ देखो, आप शुरू हो जाओ उस पर। ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू embrace or reject anything is not whether it has any evil in it but whether it has more evil than good। ये रिलेटिविटी पर पूछ रहा है एक्चुअली, है ना, कि कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ईविल या कम्प्लीटली गुड नहीं होती, या तो वो ज़्यादा ईविल होती है या ज़्यादा गुड होती है। तो वो उस पर आप वो फोकस करना, अगर ज़्यादा गुड है कम ईविल है तो चलेगा, है ना। तो जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट, ये सेक्रीफाइस पर है, सेक्रीफाइस की वैल्यू बता रहा है आपको, सेक्रीफाइस को प्रिपेयर करके रख लो। ऐसे ही यहाँ पर सोसाइटल मेंबर्स पे बता रहा है, फादर मदर एंड टीचर, वो आपको सिखाते हैं, उनके रोल पर बता रहे हैं। अब यहीं पर हो सकता है वो स्टेटमेंट अगली बार चेंज कर दें, किसी और का नाम लिख दें, लेकिन हाँ जो डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के, देखो जो डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे एथिक्स को, कहीं ना कहीं उस पर स्टेटमेंट फोकस किया है एक बार, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा इसमें
स्कूल के बारे में भी सोच लें। फिर यहाँ तो फादर मदर और टीचर वाले कोर्स पर फोकस किया, अगली बार स्कूल वाले पे कर लेंगे, है ना। मेजर देखिए, गुरु नानक के मेजर टीचर्स क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं ये। गांधी, गुरु नानक, बुद्धा इसलिए नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे अभी तक क्योंकि वो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो, बट स्टिल तिरुवल्लुवर पर यूपीएससी ने फोकस किया है, वो पूछो। वो ऐसे ये सर्कल आपका प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। और थिंकर्स, अगर आपको लगता है कि कुछ फेमस रिलीजियस फिगर्स हैं, अब गुरु नानक पूछा है तो गुरु नानक से मैं ऐसे ही गेस वर्क कर रही हूँ, कबीर और मीराबाई भी फोकस किए जा सकते हैं। कभी अगर सरप्राइज इनको थ्रो करना हुआ तो ये अंदाल पूछ लेंगे, साउथ का पूछ लेंगे, राइट। सो दैट हैज़ टू बी डन। डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज हेटरेड कम्स आउट फ्रॉम यू, मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू, ठीक है। हेटरेड आपके पास ही आएगी। इफ़ यू लव, ये लव पर है, लव एंड कंपैशन पर। कंपैशन पर पहले भी एक दो चीज़ें आई हैं, देखो हमने थीम देखी, तो थीम हम देख रहे हैं। देखो विमेन की एम्पावरमेंट पर स्टेटमेंट पूछा है, तो अगली बार ये पूछ लेंगे कि आप विमेन को अपनी डिग्निटी से सोसाइटी में नहीं ट्रीट करोगे तो उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उस पर कुछ स्टेटमेंट आता है। दैट हैज़ टू बी प्रिपेयर। सिम्प्लेक्स एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या है, आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। काइंडनेस पर देखो, काइंडनेस एंड कंपैशन, लव, सेम थीम रिपीट हो रही है, लिखना आपको वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा ही अंतर है, बट हाँ डायरेक्शन आपका इस तरीके से पहले से, अगर आपके पास एथिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, दैट टू विथ सम एग्जाम्पल्स, तो आप वैसे ही लिखोगे, है ना। मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स, एथिक्स ही इज़ गिल्टी। देखिए ये थीम है प्रॉपरली, एथिक्स क्या है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट इमानुअल कांत का उठा दिया। अब अगली बार वो इसी में बेंथम का स्टेटमेंट उठा देंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल का उठा देंगे। बट देखो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि एथिक्स में थिंकिंग मैटर करती है। अगर आपने कोई चीज़ गलत सोची तब भी आप गलत हो जाओगे, एथिक्स में अनएथिकल हो जाओगे। सोचना भी नहीं है गलत चीज़। अब इस थीम को हमने पकड़ लिया, अब इस पर आप अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। अगली बार किसी और का स्टेटमेंट है, चलेगा, हम बता देंगे। मिल के हिसाब से एथिक्स क्या है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेजर में पिक फिलोसफी को फोकस नहीं कर रहे हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल, लेकिन आपका जो प्लेजर है वो रिफाइंड प्लेजर है। आपको पता है हायर प्लेजर पे फोकस करना है ना, दया, क्षमा, दान, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बंगला इन सब पे फोकस नहीं करना। तो अब आपको ये पता है, और आपको ये भी पता है कांत पूछ चुके हैं, तो मुझसे किसी न किसी दिन मिल या बेंथम भी पूछ लेंगे, गांधी तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए, और बेंथम के रिलेटेड भी कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बेंथम को जस्टिफाई करना, पिग फिलोसफी को जस्टिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। जो पढ़ते होंगे बेंथम उनको पता होगा, बेंथम ये बोलते थे कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। इसके लिए भी अच्छे आर्ग्यूमेंट एथिकल इगोइज्म से कनेक्ट करते हुए, दूसरे फ्रेमवर्क से कनेक्ट करते हुए प्रिपेयर कर लो, सो दैट यू नेवर फेल एंड यू आर, जितना आप देखो बैटल के टाइम पे, बैटल से पहले आप जितना आप स्वेट बहाओगे उतना आप ब्लड लूज नहीं करोगे बैटल में। तो देखिए फेथ और स्ट्रेंथ दोनों की इंपॉर्टेंस पे पूछा है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरदार पटेल का स्टेटमेंट उठा के पूछ लेंगे, बट पूछा। थीम क्या है, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, करेज तो होनी चाहिए, लेकिन फेथ भी होना चाहिए, है ना। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है तभी आपके अंदर फेथ होता है। तो पॉजिटिविटी पर, पॉजिटिव बिलीव्स अपने अंदर रखो तो फेथ आएगा। इस पर चीज़ें आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स देख लीजिए, हो जाएगा, राइट। लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। ये भाई जैसे गांधी जी बोलते थे कि दूसरी सिविलाइजेशन वालों के लिए अपने दरवाजे बंद रखो लेकिन अपनी खिड़कियाँ खोली रखो। सीखो लेकिन बंदर की तरफ कॉपी मत करो। अब ये थीम हमें पता चल गई। ये पूछ रहे हैं तो लर्निंग पर भी एग्जैक्टली पूछ सकते हैं वो किसी भी, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, या फिर फॉलो योर ओन वे नॉट कॉपिंग अदर्स पर भी पूछ सकते हैं। हाँ किसी और का स्टेटमेंट वो यूज़ कर लें, सो दैट हैज़ टू बी अगेन प्रिपेयर्ड। महावीर की टीचिंग देखो, मैंने पूछा था ना, बोला था ना बुद्धा और ये सब आ भी गया, रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, रेलेवेंस तक पूछ लिया। अब देखो रेलेवेंस में अभी तक वो गांधी के बारे में पूछ चुके हैं, महावीर के बारे में पूछ चुके हैं, है ना, गुरु नानक के बारे में भी पूछ चुके हैं। तो आप ध्यान देना, जो इंडियन थिंकर्स हैं
जो हमें एथिक्स में गाइड करते हैं, उनके रेलेवेंस के बारे में फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादा मोर। तो यहाँ कबीर का रेलेवेंस, नॉट जस्ट कबीर का बट सरदार पटेल का रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स बट इन टर्म्स ऑफ एथिक्स। बाकी इंडियन थिंकर्स जितने भी हैं, औरबिंदो का रेलेवेंस, श्री औरबिंदो पे फोकस नहीं किया, एक भी अभी नहीं आया है मेरे हिसाब से, आ सकता है। थिरुवल्लुवर देखो आ गए दोबारा, फेमस हैं यूपीएससी के बच्चे, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ इंडियन बच्चे नहीं प्रिपेयर करते, प्रिपेयर करो आप अच्छे से इसमें, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। अरे कुछ नहीं है, करेज और ब्रेवरी पर ही बात हो रही है। सेम ऐसी कुछ बात मकियावेली ने भी बोली थी, ये शायद ऑप्शन वालों को पता होगा, बट हाँ ऐसे भी पता होगा लोगों को। मतलब ये है कि आप ट्रबल के टाइम पे ट्रबल मत हो जाओ, अंदर से परेशान मत हो जाओ, तो ट्रबल खुद ही भाग जाएगी, है ना। तो ये आप देखोगे कि ये जो थीम्स हैं जो हमने देखे अभी, इनको पकड़ो और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF मिल जाएगा, इसको पकड़ो और इस हिसाब से आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो। दैट इज़ द फाइनल यहाँ पर टेक अवे। इसके साथ साथ देखो एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस। एटीट्यूड क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन, आपका कोई प्री डिस्पोजिशन होता है किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। नाउ एटीट्यूड का यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होते हैं। एक इफेक्टिव कंपोनेंट, आपका क्या इमोशन है किसी चीज़ के लिए, एक बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, आप कैसे बिहेव करते हो, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, आप कैसे सोचते हो, राइट। मॉरल एटीट्यूड में आप गुडनेस और बैडनेस को देखते हो किसी चीज़ की, और पॉलिटिकल एटीट्यूड में आप पॉलिटिकली सोचते हो कि क्या ये पॉलिटिकली गुड है या पॉलिटिकली बैड है, पॉलिटिकल एंगल से। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन करते समय, किसी को प्रभावित करते समय और किसी को मनाते समय कि माई बाप मान जाओ मेरी बात, ऐसे करो वैसे मत करो, दोनों समय सामने वाले के एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ता है, और इस वजह से सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन यहाँ पर काम आती है। अब आप देखो यहाँ पर है क्या, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू स्वच्छ भारत अभियान। ये क्यों पूछा गया, ऑब्वियसली स्वच्छ भारत अभियान में उस टाइम ह्यूज सक्सेस देखने को मिली थी, दैट्स वाई ये पूछा गया था। सिंपल सी बात है, और बहुत सारा यहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन यूज भी हुआ था, दैट इज़ वाई इट वॉज अप्लाइड एंड इट वॉज आस्क्ड। अब देखो यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट हाँ अदरवाइज़ आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, जैसे यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स। अब आप जब किसी को स्टेप सजेस्ट कर रहे हो तो आप सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सोशल इन्फ्लुएंस एंड प्रैक्टिस में इफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियर, तीनों चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश मैं करूँगी, है ना, तभी जाके मैं सामने वाले को चेंज कर पाऊँगी, स्पेशली उसके इमोशनल वाइज, अगर उसका कुछ पॉलिटिक्स से कुछ नेगेटिव ओपिनियन है उसको चेंज करने की, और कॉग्निटिवली भी कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगी मैं, अलग अलग तरीके से, रीजंस देके, लॉजिक देके। अब यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिक्स को ना हटा कर कुछ और कर दूँ, जैसे कॉरपोरेट में नहीं जाना चाहते, सिर्फ सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं थोड़े बहुत, है ना, जैसे दान दक्षिणा नहीं देना चाहते, डोनेशन नहीं देना चाहते, तब भी जो बेसिक फ्रेमवर्क है कि कैसे इंसान की सोच को बदलोगे, बेसिक फ्रेमवर्क वही है। सोच को बदलने के लिए उसको पॉजिटिव एग्जाम्पल बताए जाएँ, लीडर्स के एग्जाम्पल बताए जाएँ, सोच को बदलने के लिए उसको बिठा के उसको वर्कशॉप ली जाए, है ना, ट्रेनिंग वगैरह की जाए, कुछ कुछ ऐसा समझाया जाए, एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। ये फ्रेमवर्क तैयार कर लो, हाँ, जब ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा तो आपका कुछ बढ़िया यहाँ पर तैयार हो सकता है, राइट। सो यहाँ तक हमने देख लिया है किस तरीके से चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, एंड मोर ओवर यहाँ हम देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड एक सिविल सर्वेंट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, हु इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। और क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, यानी व्हाट कॉजेज पॉजिटिव एट्रीब्यूट, किस वजह से किसी इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और किस वजह से किसी इंसान के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अब आप देखिए अगर पॉजिटिव एटीट्यूड पूछा है और सिविल सर्विस को अप्लाई करके पूछा है तो हमारा धर्म बनता है इसके बाद कि हम
सिविल सर्विस में पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या फ़ायदे हैं, कम से कम इतना प्रिपेयर कर लें। ठीक है, वही बात रहेगी लगभग, मतलब पॉइंट्स थोड़े से ओवरलैप रहेंगे। एथिक्स के जो फ़ायदे हैं, मोरालिटी के जो फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के भी रहेंगे, थोड़े बहुत अलग रहेंगे। अदर देन दिस, कॉजेज़ ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब कौन सी चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड को कंट्रीब्यूट करती हैं, ये अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस के हिसाब से नहीं, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पर यू विल हैव टू प्रिपेयर। सही है। अब जाकर आप फिर थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के आसपास यहाँ पर होवर करने लगे हो। ऐसे देखिए, अब थोड़ा और इसको इवॉल्व कर रही है। हाउ टू बिल्ड अ सोशल एटीट्यूड नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल एटीट्यूड। अब देखिए, अगर मुझे ये पता हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिविल सर्विस सर्वेंट्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड को मतलब कॉज करती हैं ना किसी भी पर्सन में, फिर मैंने इसको सिविल सर्वेंट के हिसाब से लिंक किया, तो मैं थोड़ा बहुत ये भी देख सकती हूँ ना बाद में कि क्या मतलब कैसे एक सूटेबल एटीट्यूड बनाए, क्योंकि वही चीज़ें हमें डालनी है किसी पर्सन के अंदर। तो जब आपने ये प्रिपेयर कर लिया एक बार, तो आप फिर आगे ये भी प्रिपेयर कर पाओगे कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को आगे और तैयार रखना है। राइट। जैसे ये एटीट्यूड से ही रिलेटेड है, विलियम जेम्स का एक कोट है। पहले एटीट्यूड में देखिए कोट वगैरह इतना नहीं पूछे जा रहा था, स्टेटमेंट्स पूछ रहे थे बेसिकली थोड़े बहुत, लेकिन अब थोड़ा उन्होंने चेंज किया। उन्होंने सोचा एक लेसर नोन थिंकर को लेते हैं, बच्चों को सरप्राइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता होगा यहाँ पर जिसने कोट बोला है उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा मैटर रखते हैं कि क्या बात बोली जा रही है, आपको समझ में आ रही है, क्या आप उसे लिख सकते हो, क्या आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एटीट्यूड के चेंज की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ये है हमारी जनरेशन की कि हमें पता है कि हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, हमारा एटीट्यूड ऑल्टर हो सकता है और उस हिसाब से हम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अब प्रिपेयर क्या करना है हमें कि हम अपना एटीट्यूड कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब इसके आगे की एक लेवल आगे की चीज़ पूछी जाएगी। एटीट्यूड ऑल्टर करने से क्या पॉजिटिव हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों कुछ हद तक एटीट्यूड वही रहना चाहिए, कुछ परमानेंसी कुछ स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए एटीट्यूड में, क्यों वो ज़रूरी है, इसके आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगेन फ्रेमवर्क्स हैं, थोड़े बहुत स्कूल्स यूज़ कर लीजिए एथिक्स के, थोड़े बहुत अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ कर लीजिए, थोड़े बहुत जीएस की नॉलेज, एग्जाम्पल्स ऐसे आप देख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगला टॉपिक भी अच्छा है काफ़ी, ये डिटर्मिनेंट्स जो है एथिक्स के उससे जुड़ा ही हुआ है। फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे हमारे अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं। राइट। अब अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से इसको देखें, 2014 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस देख रहे हैं, तो लीगल प्रोविजंस बताओ, है ना। क्या इंसान के एटीट्यूड के लिए फैक्टर्स मतलब सोशल प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर होते हैं, कैसे एटीट्यूड फ्रेम होता है। करंट सोसाइटी के बारे में पूछा है कि ये वाइड स्प्रेड ट्रस्ट डिफिसिट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है इसके पर्सनल वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए, है ना। सोशल वैल्यूज़ इकोनॉमिक वैल्यूज़ से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एटीट्यूड से और डिटर्मिनेंट्स इन एथिक्स से और जो रोल है हमारी फैमिली सोसाइटी का, उसमें जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनसे जुड़ा हुआ है एक्चुअली ये पूरा टॉपिक। राइट। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट इन इट्स लॉज, इन द मोरालिटी ऑफ पीपल। तो ये टॉपिक आई विल कैटेगराइज इट रिलेटिवली ऑन द ईजियर साइड, और इसको एक्चुअली हमें बाकी टॉपिक्स के साथ मर्ज करके देखना चाहिए। बड़ा ये ज़रूर है कि इस टाइप के मतलब फिर भी हमें थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो करना ही सब कुछ। अब थोड़ा सा सिविल सर्विस वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ पर एप्टीट्यूड तो हमें पता चल गया, इनेट एबिलिटी टू इंक्रीज योर एक्सपर्टीज़ टू लर्न इन एनी सेक्टर, टू लर्न अबाउट एनी एक्सपर्टीज़, जो इनेट एबिलिटी होती है उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सर्विस की क्या क्या होती हैं, सिलेबस के हिसाब से इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर। अब इसमें अगर मैं इवोल्यूशन को देखूँ, अगर मैं चेंज को देखूँ, देखिए वैसे तो वैल्यूज़ पर हम कुछ कुछ केस स्टडीज़ को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, बट हाँ प्राइमरली क्वेश्चन है यहाँ पर
जैसे 2 एट्रीब्यूट बताइए पब्लिक सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट, अप्लाइड है बट आई वुड से इट इज़ ईजी, है ना। वो आप कुछ भी ऐसे 2 वैल्यूज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं, बताइए क्या इंपॉर्टेंट है। इन सब की अंडरस्टैंडिंग यानी डेफिनेशन ही पूछ डालिए। अब आज के टाइम में यूपीएससी में इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, यूपी पीसीएस में अभी भी आते हैं इस चीज़ें, इनकी डेफिनेशंस बताओ। अब तो वहाँ भी थोड़ा सा लेवल एडवांस हो रहा है धीरे धीरे। हैवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक सर्वेंट्स पे, क्या यहाँ पर स्टेप्स हैव यू टेकन टू इम्प्रूव योर एथिकल कम्पिटेंस, अप्लाइड है, जुड़ा हुआ है सिविल सर्विस वाले से। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज़ डेंजरस, है ना। इसको आप सीधा सीधा ओसामा बिन लादेन से कनेक्ट कर सकते हो कि नॉलेज तो था लेकिन इंटीग्रिटी नहीं थी। तो अपनी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज़ करके रोड्स बनाते थे और मुजाहिद को मदद करते थे, रोड्स बना के वायलेंस करो और सोवियत को भगाओ। धीरे धीरे टेररिज्म में ही ये टेररिस्ट बन गए एक टाइप से, अलकायदा इन्होंने ही बनाया, है ना। इंटीग्रिटी नहीं थी, नॉलेज था। 9/11 का अटैक ओसामा ने ही प्लान किया था, अनएथिकल एक्ट्स किए, जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी इनोसेंट को इस तरीके से मारना। सो दिस इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज एंड नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी, इस नेक्सस को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर नॉलेज और इंटीग्रिटी पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो नॉलेज का प्रोबिटी के साथ भी कनेक्शन पूछ सकते हैं, है ना। वो और ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स के नॉलेज का क्या इम्पैक्ट उनके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में बिलीफ पर पड़ता है, उस पर भी पूछ सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स आर नॉलेजेबल, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी मच एजुकेटेड, बट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से कुछ रिलेशन है उसका, जिससे उनकी इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है या नहीं होती। तो ये पूरा एक नेक्सस है जो हमें क्रिएट करना है यहाँ पर। देख लो, एक लेवल ऊपर हम सोच रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है। अब ये उस समय तो हमने पूछ लिया है यूपीएससी से, लेकिन आप देखो बाद में जाके ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2 तरीके के एटीट्यूड हैं यहाँ। एटीट्यूड मान लो सिविल सर्विस में 2 तरीके के एटीट्यूड देखते हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक यानी सिर्फ रूल्स के हिसाब से चीज़ें चलानी, एक डेमोक्रेटिक यानी पीपल फोकस्ड, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें रखनी, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स बनाते हैं। टिपिकल यहाँ पर क्लासिकल क्वेश्चन है, पहले ऐसे पूछे जाते थे क्वेश्चन इस टाइप से। पब्लिक सर्वेंट वेल डेवलप्ड, यहाँ पर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी एथिकल इश्यूज़ में। हाउ डू वर्च्यूज़ ऑफ ट्रस्ट वर्थिनेस एंड फॉर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, ये थोड़ा सा फॉरगिवनेस और ये ट्रस्ट वर्थिनेस और फॉर्टिट्यूड उससे रिलेटेड है, जो हमने पहले वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगेन वेरी फेमस यहाँ पर कंसेप्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप जो कर रहे हो आपको लग रहा है कि अंदर से गलत है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आपके इंटरेस्ट यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं। कैसे पब्लिक सर्वेंट्स के डिसीजन मेकिंग में आते हैं, इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। अगेन एग्जांपल्स पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करें बिकॉज क्वेश्चन अब दोबारा इतना ईजी नहीं पूछेंगे। बट हाँ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इंटीग्रिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो कभी टच किया जा सकता है, नो डाउट। इम्पार्शलिटी नॉन पार्टिसनशिप भी कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वैल्यूज, इस पर पूछा है, स्पेशली इन प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर ये भी आपको बताना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी पब्लिक सर्विस में, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप के आज के टाइम में, और क्यों ज़रूरत है इसको फाउंडेशनल वैल्यू बनाने की। दोनों तरीके से इसका सेंस निकलता है ना। अब इसको फाउंडेशनल वैल्यू बना दिया तो अगली बार किसी और चीज़ को फाउंडेशनल वैल्यू बना देंगे पब्लिक सर्विस में, प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, ये दोनों तो फाउंडेशनल है ही सेम, जीएस पेपर 2 में भी आती हैं इसलिए, बट आप पूछ तो सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। प्रोबिटी को फाउंडेशनल वैल्यू बना सकते हैं वो। अब देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा आ गया, ऑफिस ड्यूटीज़ में आता है, पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, और पब्लिक इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर, पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ में पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ पर्सनल इंटरेस्ट का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगेन अगर ये पूछ रहा है हाउ, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो ये आगे के लिए हमारे लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। फ्यूचर में इसको किसी और चीज़ के साथ वो कनेक्ट करके पूछ लेंगे। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस। अगेन थोड़ा सा ट्रेडिशनली है, स्टेटमेंट पूछ दिया उस पर एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, राइट। एग्जामाइन द रेलेवेंस, इनकी इंपॉर्टेंस बतानी। अब देखो डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी,
फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब करके जाएंगे। फेयरनेस जस्टिस भी कुछ हद तक आ जाएगा। यहाँ फंसोगे करेज ऑफ कन्विक्शन में। करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में आपको कन्विक्शन है प्रॉपर तरीके से, यू आर कन्विंस्ड अबाउट समथिंग, है ना, वेरी फुली यू आर कन्विंस्ड एंड देन यू आर फॉलोइंग दैट विथ कन्विक्शन। 3 बेसिक वैल्यूज़ बताओ यूनिवर्सल इन नेचर हो जो। देखिए यूनिवर्सल वैल्यूज़ पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, जस्टिस, टेम्परेंस, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ है। रट लो इनको, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, जस्टिस, टेम्परेंस। ध्यान रहना चाहिए। टेम्परेंस क्या? ट्रूथ एक्चुअली, ट्रूथ भी यूनिवर्सल वैल्यू, तो ये यूनिवर्सल वैल्यू है। अब ये कौन पढ़ता है? जो बार बार रिवाइज करता है बच्चा, है ना, तो जिसने मक्खारी नहीं की होगी अगेन ये इसको पता होगा। और एप्लीकेशन, अब आप इन सब वैल्यूज़ का प्रिपेयर कर लो, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको सिविल सर्विस में। बेसिक वैल्यूज़ हैं, क्यों ये सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी बेसिक वैल्यूज़ हैं, अदरवाइज तो है सही, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में जनरल आर्ग्यूमेंट तो देखो मैं आज सोच के इसमें 5 आपको बता दूँ निकाल के, बट एथिक्स के हिसाब से एथिकल आर्ग्यूमेंट्स जो एथिक्स के सब्जेक्ट में काम आए, है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स आप स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके रखो एग्जाम्पल्स के साथ स्पेसिफिकली। तो ये आप कभी भी दोबारा इस पर कभी इनकी नज़र जाती है, या यूनिवर्सल वैल्यूज़ को यूपीएससी किसी और के साथ कनेक्ट करता है चीज़ के साथ, जैसे यूनिवर्सल वैल्यू को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करता है कि अगर यूनिवर्सल वैल्यूज़ इंसान में है तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा रहता है, या उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। बताइए कैसे होती है, बताइए अब राइट। तो ये आपको हेल्प मिलेगी जितना आप पहले से फॉर्डर प्रिपेयर करके रखोगे, थोड़ा दिमाग तेज चलता है उस टाइम पर, पहले ही इतना प्रेशर होता है एग्जाम में। What is meant by public interest? What are principles and procedures to be followed by civil servants in public interest? ये भी ठीक ठाक है। पब्लिक इंटरेस्ट आप बता ही सकते हो क्या फॉलो किया जाता है। अगेन गवर्नेंस जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है काफ़ी हद तक, तो ये अगर आपने जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में चीज़ें पढ़ी हैं, प्रोसीजर्स पढ़े हैं, पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है तो हो जाएगा। 3 क्वालिटीज़ वॉरेन बफेट देखा करते थे, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, एनर्जी। अगर पहले दो ना हो, डू नॉट हैव द फर्स्ट, द अदर टू विल किल यू, ये बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो गुड वन। स्टेटमेंट ले लिया किसी का, फेमस पर्सन का, और उस पर आपसे वैल्यूज़ को कनेक्ट कर दिया, वैल्यूज़ पर ही स्टेटमेंट पूछ लिया। ये एक पैटर्न है जो हर आप देख रहे हो 2-3 साल में रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हर 2-3 साल में एक ना एक बार आ रहा है ना। इसी को अगर यूपीएससी एक लेवल आगे ले जाए और तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा फाउंडेशनल वैल्यूज़ फ्रॉम सिविल सर्विस टॉपिक्स हैं। सो दिस इज़ अ गुड वन। और यहाँ आपको वही पूछा, वही है नॉलेज एंड इंटीग्रिटी के बीच में, नॉलेज जीतेगा या इंटीग्रिटी, लेकिन घुमा फिरा के पूछा, आप समझ रहे हो। पूछा वही था जो हमने उसामा बिन लादेन वाले नॉलेज इंटीग्रिटी वाले उसमें पूछा देखा, बट हाँ घुमा फिरा के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट? देखो पब्लिक सर्विस यहाँ पूछा, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पूछा, तो देखो पूछ वही रहे हैं अल्टीमेटली, बट इस तरीके से कि आप कंफ्यूज हो जाओ। 10 एसेंशियल वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, इफेक्टिव। अब देखो पहले 2 पूछ रहे थे, अब 10 पूछ रहे हैं, क्यों? कन्फ्यूजन कॉज करना है। अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? पहले पूछा एथिकल बिहेवियर के लिए क्या कर सकते हैं पब्लिक सर्विस को, पब्लिक सर्वेंट के लिए, अब पूछ रहे हैं अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए क्या पूछा है। 5 एथिकल ट्रेट्स पूछ लिया ऑन विच यू कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, पूछा वही है ना। एसेंशियल वैल्यूज, एथिकल ट्रेट्स जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तो आप बिल्कुल एज इट इज़ अपने नोट्स में इसको डाल के रख लो, प्रिपेयर करके रख लो कि ये मेरे कंटेंट नोट्स में होना चाहिए। बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, समझ रहे हो आप। ये होते हैं नोट्स बनाने वाले क्वेश्चन, जहाँ से नोट्स आपके तैयार होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के। अब देखो पहले क्या पूछ रहे थे, नॉलेज और एथिक्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, डोमेन नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए हायर ऑर्डर की। या नहीं है कि नॉलेज और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही यहाँ पर ओवरलैप पूछ रहे हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप मैनेज कर पाओ और साथ में आपके अंदर नॉलेज भी। पहले नॉलेज इंटीग्रिटी पूछ रहे थे, अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप मैनेज कर पाओ साथ में नॉलेज। तो देखिए जोड़ा ना, मैंने पूछा बोला था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसने किसके साथ, अब दोबारा जोड़ेगा, जोड़ा। देखिए इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टिसन, वही है वैल्यूज़, वही पूछे, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप। लेकिन बस ये पूछ लिया क्वेश्चन करके कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये फाउंडेशनल है, क्या ये सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट को बनाती हैं, इंडिस्पेंसिबल है, इनके बिना काम नहीं हो सकता या हो सकता है। दोनों के आर्गुमेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो कोई वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्यों कम है, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप क्यों इतनी ज़रूरी नहीं है ना। ट्रांसपेरेंसी
कभी कभी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्यों कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, ओपननेस क्यों कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, लीडरशिप भी क्यों कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस पर भी अब आप देख लो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पूछा है वो, है ना, ये यहाँ देखिए, शुड एंड क्वेश्चन मार्क, तो थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द कॉइन भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो वहाँ एग्जाम में फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अदर साइड ऑफ द कॉइन तो प्रिपेयर ही नहीं किया। अब देखिए, टिपिकल करंट अफेयर्स, मिशन कर्मयोगी कैसे सिविल सर्वेंट्स को एम्पावर करेगा, 1-2 साल बाद पूछ लिया इन्होंने। देखिए यहाँ पर टिपिकल करंट अफेयर्स, सोल ऑफ न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता इज जस्टिस, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी। देखो कैसे कनेक्ट किया जस्टिस से, इक्वालिटी से, ये सब हम पढ़ते हैं एथिक्स में, इम्पार्शियलिटी से, लेकिन इंडियन कल्चर एंड एथोस पर बेस्ड है। मेजर जो शिफ्ट हुआ है लेटेस्ट टाइम पीरियड में डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट से जस्टिस की तरफ इन द प्रेजेंट जुडिशियल कंटेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको डिस्कस करना है, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर सोर्सेज ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity, transparency in governance। ठीक है, तो मॉडल बताना है कोड ऑफ एथिक्स का। mindless addiction to form, ignoring the substance of the matter results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable illustrations। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें। देखिए अब कितना कॉम्प्लिकेटेड था लास्ट वाला, अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, कि हमारा एडिक्शन होता है फॉर्म की तरफ, लेकिन हम सब्सटेंस को इग्नोर करते हैं, इससे इनजस्टिस हो जाता है। देखिए ये किससे रिलेटेड है, पहले ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड पूछते थे, घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं कि आप जो फॉर्म है, अब आपने जैसे देखिए अगर आपने प्लेटो और ये सब अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है एथिक्स के थिंकर्स को, तो आप फॉर्म और सब्सटेंस में कन्फ्यूज हो, फॉर्म क्या है सब्सटेंस क्या है, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझना पड़ेगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। फॉर्म मतलब कि रूल्स पे फोकस करना, सब्सटेंस यानी कि वो रूल किसके लिए काम आ रहा है, उसका आउटकम क्या है, उस पर फोकस करना। तो अगर आप सिर्फ रूल पे फोकस करोगे आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाले हो, अगर आप आउटकम पे फोकस करो कितने लोगों का भरा हुआ है, आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के, राइट। और एक परसेप्टिव सिविल सर्वेंट वो होता है जो लिटरलनेस को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को इग्नोर करके सब्सटेंस को कैरी आउट करता है। ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट हमने देखे हैं वाकई आउटकम से फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लकीर के फ़कीर नहीं बने हुए, राइट। पूछा वही है कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो कितने अलग तरीके से पूछा है, पता ही नहीं पड़ रहा वही चीज़ पूछी है, बट पूछी है। यहाँ पर भी वही लर्निंग है जो हमें समझ में आ रही है, लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन पूछ वही रहे हैं, बस फॉर्म अलग है तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, की टर्म्स ज़्यादा देखने हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं और अप्लाई करना है, चीज़ों को जोड़ के देखना है। अगला एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस। देखिए यहाँ पर आप देखिए केस स्टडीज़ का इसमें थोड़ा सा मिलेगा, जैसे IRS ऑफिसर पर कोई केस स्टडी आई, कोई हेल्थ स्कीम पर केस स्टडी आई, ये ब्यूरोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का बेस्ट एग्जाम्पल था। एक कपल था, उनका वो जन आरोग्य कार्ड नहीं बन रहा था सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर एड के लिए, है ना, तो उसके लिए पेपर्स वगैरह नहीं थे, तो ब्यूरोक्रेट क्या करे, इसमें बना के दे या नहीं बना के दे, राइट। कोविड के केस में कैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कंपैशन रखोगे, चाइल्ड लेबर हो रहा है कॉटन फार्म में और उससे मतलब आप देखो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, सब कंपैशन पर बेस्ड हैं कहीं ना कहीं, राइट, टॉलरेंस पर बेस्ड है, बट केस स्टडीज़ हैं ये। केस स्टडीज़ का मैं आपको आगे सेक्शन आएगा उसमें करवाऊँगी प्रॉपरली। वर्क कल्चर, थोड़ा बहुत जेंडर एथिक्स, लीडरशिप, सेंसिटिविटी, मोरालिटी, देखिए यहाँ पर लीडरशिप के बारे में, टीम स्पिरिट, यहाँ पर फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं एथिकल गवर्नेंस के। सिंपल क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, जैसे केस स्टडी आ गई, वर्क कल्चर पर चीज़ें आ गई, डिसिप्लिन पर आ गई, कंपैशन पे आ गई, थोड़ा बहुत प्रोबिटी इन गवर्नेंस। देखिए प्रोबिटी इन गवर्नेंस पर अब अगेन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आई हैं थोड़ी, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं एवोल्यूशन अगेन। 2013 में क्या पूछ रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के फीचर्स बताओ, सिंपल, कैसे इसने एथिकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया इंडिया में। प्रोबिटी क्या होती है, डेफिनेशन आप बता दोगे काम हो जाएगा। कैसे मेजर्स हैं डिफरेंट प्रोबिटी को इंश्योर करने के। करप्शन कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। आप कोड ऑफ एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योर करने के लिए क्या करोगे,
अब आप देखिए, यहाँ से देखिए 2014-15 से, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, है ना। तीनों को तोड़ दो आप, पार्टिसिपेटरी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अकाउंटेबल क्या होता है, बस हो गया। गुड गवर्नेंस से कनेक्ट कर दो, हो गया। तो गुड गवर्नेंस को अब आप इंटीग्रिटी से कनेक्ट करो, आएगा देखना आगे। इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से कनेक्ट किया ही है, इसके नोट्स तो बनाने ही है। इसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भी कनेक्ट करो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जगह पे आया ना, उससे कनेक्ट करो। अब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, आई एम श्योर ये आपको बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड ऑन एथिकल वैल्यूज ऑफ इट्स पीपल एंड पब्लिक सर्वेंट्स। बताओ, बहुत सी टॉपिक्स में इसको आप, करप्शन क्या होता है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या है, जीएस पेपर 2 टिपिकल आपने पढ़ा होगा। जीएस पेपर 2 के आर्ग्यूमेंट नहीं लिखने, बाय द वे लॉज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना जी, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स लिखना है। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे करप्शन के, अच्छा जल्दी जल्दी बताओ। देखो, लोगों में वर्च्यूज़ नहीं है, लोगों को ये नहीं पता गुड लाइफ सिर्फ मटीरियलिज्म से नहीं होती, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से नहीं होती, गुड लाइफ रिस्पेक्ट से होती है, सेटिस्फैक्शन से होती है, कॉन्शियस फॉलो करने से होती है, इसलिए लोग करप्शन करते हैं, है ना। लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो आज किसी के साथ करप्शन करें तो इनजस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस इनजस्टिस फेयरनेस के बारे में नहीं पता लोगों को, तब वो करप्शन करते हैं। ग्रीड है बहुत ज़्यादा, इसलिए करप्शन करते हैं। टेम्पटेशन है ना, वही चीज़ें देखते हैं। सोसाइटल वैल्यूज़ ऐसी बनी हुई है, सोसाइटी में भी वही देखते हैं, ऐसी अपब्रिंगिंग है, इसलिए करप्शन करते हैं, है ना। इम्पेशेंस है, हेस्टी हैं लोग, रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, जल्दी जल्दी लाइन को क्रॉस करवाना चाहते हैं, बाबू को जाके टेबल के नीचे जाके पैसा देते हैं। लोग भी तो ऐसे हैं, देखो बाबू अधिकारी तो ऐसा ही है, बाबू और अधिकारी दोनों लोग भी वैसे हैं। पीपल आर लाइक दैट, दैट इज़ वाई दे डू करप्शन, राइट। और क्यों करप्शन हो रहा है, करप्शन को इंसेंटिवाइज किया जाता है ना, सिस्टेमिक इंसेंटिवाइजेशन है, कल्चर वैसा बना हुआ है। मोरालिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, देखो हो गए कॉज, तो ये एथिकल कॉजेज हुए, देखो, है ना। तो यहाँ पे हमने जीएस पेपर 2 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा, ये सब नहीं लिख रहे हैं हम, टिपिकल एथिक्स पर आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स। सोल्यूशंस में भी ये चीज़ें आपकी दिखाई देनी चाहिए। सोशल ऑडिट, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, सिंपली जीएस पेपर 2 में सोशल ऑडिट आप पढ़ते हो। अब जीएस पेपर 2 में देखो लर्निंग क्या है, यहाँ पे जीएस पेपर 2 में जो चीज़ें हैं, सोशल ऑडिट तो है सही, आरटीआई है, राइट, ई गवर्नेंस है। देखो अगला क्वेश्चन इस पर है, सबको एथिक्स के साथ जोड़ रहे हैं और एथिक्स में पूछ रहे हैं। ये यूपीएससी की स्पेशलिटी है एक्चुअली, जितना कनेक्ट हो सके, दूर दूर से जो चीज़ें कनेक्टेड नहीं दिख रही उनको भी कनेक्ट करके कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। रोल ऑफ आईटी इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। अब आप जीएस पेपर 2 में इसी टॉपिक को लिखोगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे रोल ऑफ आईटी के, यहाँ लिखोगे तो यहाँ थोड़ा सा एथिक्स से कनेक्ट करोगे। आईटी से एथिकल चेंज भी शायद कहीं ना कहीं दिखेगा हमें, ओपननेस आएगी तो इंसान डरता है अंदर से करप्शन करने से, तो कहीं ना कहीं मोरालिटी में भी चेंज आ रहा है, देख पा रहे हो आप, वो चीज़ें भी लिखनी है ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ। प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या, बार बार पूछ रहे हैं, देखो प्रोबिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन। देखिए प्रोबिटी क्या होता है, जब आप ओवरऑल एक होलिस्टिक कल्चर फॉलो करते हो ऑफ नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट अ कल्चर, अ स्टैंडर्ड, अ रेफरेंस, अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉलोइंग ऑल सच फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ एथिक्स, जैसे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसको आप प्रोबिटी बोलते हैं। बहुत होलिस्टिक होती है प्रोबिटी, इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको समझा तो मैंने आपको दिया, लेकिन वर्ड्स में एक लिटरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके नोट्स में होनी चाहिए, बार बार आ रहा है ना। तो कुछ डेफिनेशंस तो डेफिनेटली होनी चाहिए जो आपको इजी लगे और आपको हमेशा याद रहे, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और क्या क्या होना चाहिए इसके अलावा, ऑनेस्टी, ओपननेस, लीडरशिप, है ना। इम्पार्शलिटी बहुत बार आया है, नॉन पार्टिसनशिप भी आया है, और कौन कौन सी डेफिनेशन होनी चाहिए, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्शियंस, ये भी आया है, ये सब होना चाहिए। हो जाएगा तो आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टू पिलर्स हैं एथिकल गवर्नेंस के, ऑब्वियसली। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन एथिकल वैल्यू बट ऑल्सो प्री रिक्विजिट फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज। देखिए सिंपल आया, पब्लिक सर्विस वैल्यूज क्या होती है, वाई दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस, सीधा सीधा कनेक्ट किया। एथिकल गवर्नेंस इज अबाउट competent and morally upright public servants who translate values into action। कितना बढ़िया है, दो चार चीज़ें पूछ ली, एथिकल गवर्नेंस पूछ लिया, वैल्यूज़ पूछ ली और एक्शन पूछ लिया,
स्टेटमेंट बना दिया इसका, 3 चीज़ों को कनेक्ट करके। अगेन इंटरकनेक्शन है, कन्फ्यूजन केओस कॉज करने की कोशिश है आपके माइंड में, जबकि है कुछ नहीं, बस टॉपिक्स को कनेक्ट कर करके खेल रहे हैं, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, अगेन पीछे भी पूछा है ये चीज़, रिपीट हो रही हैं चीज़ें। हाउ डज इट हेल्प इन इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, है ना। पब्लिक सर्विस इज अ पब्लिक ट्रस्ट वेयर citizens accept public functionaries to serve with probity and citizens expect public functionaries to serve with probity and efficiency. Elaborate. अब सिटीजन की एक्सपेक्टेशन से इतने टाइम से वो क्या पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए ये पूछा, अब सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन पूछा। दोबारा देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योर प्रोबिटी इंपॉर्टेंस इन पब्लिक लाइफ, हाउ कैन इट, इतनी बार पूछ रहे हैं, मतलब प्रोबिटी को तो पूरा इन्होंने पीट दिया है लिटरली। प्रोबिटी, क्योंकि प्रोबिटी बच्चों को कन्फ्यूज करता है, एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। प्रोबिटी इज नॉट मेनली अबाउट करप्शन, इट इज़ अबाउट पब्लिक ट्रस्ट थ्रू एथिकल डिसीजन। देखिए पब्लिक ट्रस्ट पे फोकस करें लगातार पिछले कुछ साल से, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो अब क्या करना है, सिर्फ प्रोबिटी नहीं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस इंटीग्रिटी से कैसे रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, ये भी ज़रा प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। आ ही रहा है, देखो आपकी आंखों के सामने आ रहा है। करप्शन इज एन आउटकम ऑफ लो मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड द इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। करप्शन के कॉजेज पूछने थे, लेकिन घुमा फिरा के पूछा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स के बारे में, थोड़ा सा फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करके पूछा वही है, सजेस्ट में से करो, पूछा वही है, बस घुमा फिरा के। एथिकली साउंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। एथिक्स और गवर्नेंस को, यानी एथिकल गवर्नेंस पर ही सवाल है, बस अलग अलग करके एक्सप्लेन करना, जोड़ना तोड़ना, यही सब है। पब्लिक फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन मेजर हिंड्रेंस है टू रियलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ गोल ऑफ बिकमिंग इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। डिस्कस एथिकल इशूज इन्वॉल्व एंड मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक, ये आप देखो, पूछा ईजी है, बस स्टार्टिंग में बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो अब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रिपेयर करने हैं। यही एथिकल इश्यूज़ आप प्रोबिटी के साथ भी जोड़ पाओगे, इंटीग्रिटी के साथ भी जोड़ पाओगे, राइट। किसी को कॉन्शियंस का क्राइसिस होता है उसके साथ भी जोड़ पाओगे, लीडरशिप के साथ क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आगे के लिए आप रेडी रहेंगे बिल्कुल, राइट। तो हो गया, देखिए मोस्ट ऑफ द एनालिसिस तो हमने इस तरीके से कर लिया, मेजॉरिटी हमने क्वेश्चंस देख लिए, और यहाँ पर हमारा PDF भी ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज पार्ट 1 बेसिकली ऑफ दिस एनालिसिस। पार्ट 2 में, इसी के पार्ट 2 में पूरा केस स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो केस स्टडीज़ का भी मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे जो ऊपर केस स्टडीज़ थी ये भी रिपीट होंगे, और अदरवाइज भी इसमें केस स्टडीज़ हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसा लगा वीडियो, और आगे और सजेशंस बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे PYQ एनालिसिस आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए और चाहिए जहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बीच बीच में फिर मैं आपको कंटेंट भी बताते जाऊँगी और अप्रोच भी यहाँ पर हम डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में PDF है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए। थैंक यू।